हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लैपटॉप की नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं आपके एगेट्यू के बीटेक 6 सेमेस्टर के फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी। तो आपका 26 को पेपर है सेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का। उसी को ध्यान में रखते हुए वी आर बैक विद वन शॉट, जिसमें हमने सारी यूनिट कवर करी हैं पूरे सिलेबस की। तो इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं सारे सिलेबस से आपके। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपकी इंडियन ट्रेडिशनल की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाने वाली है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि 7 लिम्स ऑफ स्टेट बताओ, है ना। तो 7 लिम्स ऑफ स्टेट क्या है, लाइक आपका कोई स्टेट है तो उसमें किस टाइप से रूलिंग चल रही है, ठीक है। ऊपर कौन आता है, नीचे कौन आता है, मतलब लिम्स मतलब पिलर, ठीक है। तो ऐसे कौन से पिलर्स हैं जिनसे वो आपका स्टेट में गवर्नेंस हो रही है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एक्सपेक्ट कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है, पहले इसमें आपका आता है स्वामी, है ना। स्वामी क्या होता है, स्वामी आप मतलब भी समझ लो किंग, मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है, जो सारे अपने नीचे जो रूलिंग है उन सबको एक तरीके से रूल कर रहा है। लाइक इंडिया के लिए समझो तो लाइक मोदी, ठीक है। स्वामी मतलब किंग, जो सबसे ऊपर आता है, जो सबको रूल कर रहा है। अब तो वैसा वाला सिस्टम नहीं है जैसे पहले था, पर थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। स्वामी हो गया किंग, तो आप मोदी समझ सकते हो। तो ये सारे वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आते हैं आपके अमात्या। अमात्या होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जैसे हमारे भी पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो मतलब किंग के नीचे जो लोग हैं जो बाकी सारा काम देखते हैं वो होते हैं हमारा अमात्या। जनपद क्या हो गए, नॉर्मल लोग, जैसे आप पॉपुलेशन वगैरह, ठीक है, जनपद, ठीक है। फिर आते हैं आपका दुर्गा। दुर्गा होते हैं लाइक जैसे कोई ऐसी प्लेसेस जहाँ पे अगर जैसे बार वॉर चल रही है, तो ऐसी प्लेसेस जहाँ जाके आप रह सकते हो, छुप सकते हो ड्यूरिंग वार, ठीक है। तो ये होते हैं फोर्ट्रेस और कैपिटल सिटी, जहाँ पे आप जिनका यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ मिलिट्री, ठीक है। फिर आपके आते हैं कोषा। कोषा मतलब ट्रेजरी, जहाँ आप सारी चीज़ें, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज रहती हैं, ठीक है। ये सब आपको अपनी तरफ से बना बना के लेके आना है भर भर के, क्योंकि ना देखो इन नोट्स में थ्योरी ज़्यादा है, पर आई वुड तुम्हें ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करने लगे तो भाई वन शॉट तो नहीं रहेगा, ये बहुत टाइम लग जाएगा उसे कवर करने में। तो नोट्स में पूरे डिटेल्ड है, क्योंकि अगर आप नोट्स को ले रहे हो और पढ़ रहे हो तो आपके लिए ईजी रहे, वाइल समझाने के लिए मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको अगर नोट्स लेने हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और बाकी ऐसी कोई खास वो नहीं है, आप सिंपल lappic.mazzello टाइप करोगे तो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। वहाँ जाके एक्सप्लोर सेक्शन में जाके आप नोट्स में सर्च कर सकते हो और वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। फिर है आपका कोशा के बाद है फिर आपका डंडा। डंडा मतलब क्या होता है, लाइक डंडा मारने वाला डंडा, है ना। तो डंडा मतलब आर्मी और मिलिट्री फोर्सेस, जो आपको डिफेंस के लिए काम आती है ना। फिर है आपका मित्रा। मित्रा क्या होता है, मित्र लाइक, तो मतलब जैसे कोई स्टेट चल रहा है, स्टेट तो मतलब किंगडम चल रहा है, तो दोस्त भी होते हैं ना, लाइक अवध है, मगध है, ऐसे जो भी नाम लो आप, तो मतलब कि सिम जो दोस्त होते हैं, लाइक समझ लो जो एक इंडिया का अमेरिका दोस्त ऐसे करके, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एलाइज। तो ये आपको सातों लिम्स अच्छे से याद होने चाहिए। इसको आप कैसे भी याद कर लो, कुछ अच्छा सा बना के याद कर लो, लाइक SAJ है तो सज, डी के डीएम, ठीक है, सज डी के डीएम। तो मतलब S फॉर स्वामी, A फॉर अमात्य, J फॉर जनपद, D फॉर दुर्गा, K फॉर कोशा और DA D फॉर डंडा मित्रा, ठीक है। हर किसी का मतलब आपको समझ आना चाहिए। स्वामी किंग है, अमात्य हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जनपद हमारी पॉपुलेशन है, दुर्गा हमारा प्लेसेस हैं जहाँ जाके हम छुप सकते हैं, कोशा हमारी पूरी ट्रेजरी है, डंडा हमारी आर्मी है, मित्र हमारे मित्र हैं। ओके, अब हमें देखना है सिग्निफिकेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पहला था होलिस्टिक गवर्नमेंट। तो मतलब कि ये जो है कि ये ऐसे कॉम्प्रेसिव फ्रेमवर्क है जिसने मतलब इसके अंदर आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक फैक्टर सब पे काम किया गया है, ठीक है। ऐसी कुछ भी नहीं है कि एक मतलब, और आप ऐसा नहीं है कि आप किसी एक फैक्टर को छोड़ के बाकी फैक्टर्स को दिमाग में रख के आगे चल सकते हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आपको इसमें फोकस करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो सप्तंगा थ्योरी में हर एक चीज़ पे फोकस है, वाइल इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे लिंक्ड है। लाइक हमारी आर्मी हमारे कोशा पे लिंक्ड है, अगर कोशा फेल हो गया तो आर्मी काम नहीं करेगी, स्वामी फेल हो गया तो अमात्य काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे पे लिंक है। और फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इसके अंदर कि कौन सा प्ले, कौन सी रोल, कौन सा सप्तंग
क्या काम करेगा, ठीक है। प्रिवेंटिव स्टेट क्राफ्ट, लाइक इसका मतलब है कि आपका मित्रा जो है, ठीक है, इसमें मित्रा की इम्पोर्टेंस हाईलाइट की गई है कि सिर्फ अकेले नहीं हैं, उसके इनके मित्र भी हैं और मित्र उसको आइसोलेशन से बचा के रखते हैं, ठीक है। मतलब मित्र का काम क्या होता है, लाइक कोई है तो वो अकेला ना पड़े, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आए तो वो उसको हेल्प करे, तो प्रिवेंटिव स्टेट क्राफ्ट इसमें ये हो गया, ठीक है। फिर है आपका फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस, तो मतलब कि जैसे इसमें है ना किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आज के टाइम पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें सेम है, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर सेम है उसी हिसाब से थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट हो गया। प्रिवेंटिव स्टेट क्राफ्ट में आपका आ गया आपके रूलर्स, मतलब लाइक रूलर्स को ये बताया गया कि अगर उनके पास स्ट्रेटेजिक एलीज हैं, मतलब मित्र होंगे, तो वो अकेला महसूस नहीं करेंगे और एनिमी से बचाव हो सकता है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको पता लग गए, तो ये आपके कुछ सिग्निफिकेंस है। फिर आपका आता है व्हाट इज, मतलब एक्सप्लेन 4 पुरुषार्थ, मतलब 4 पुरुषार्थ क्या हैं, ठीक है, और एंशियंट इंडियन सोसाइटी को कैसे उन्होंने सेव किया। तो देखो 4 पुरुषार्थ हमारे क्या हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। धर्म क्या होता है, धर्म होती है ड्यूटी, लाइक आपकी एज अ स्टूडेंट क्या ड्यूटी अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, ठीक है। तो धर्म, आपका धर्म अलग हो गया, पुरुषार्थ आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर अर्थ है आपका मतलब लाइक जो आप लिवलीहुड के लिए कर रहे हो, है ना, पैसे वगैरह, खाना, रहना सहना, ठीक है। और फिर आता है आपका कामा, कामा होता है हमारा डिज़ायर और प्लेजर, मतलब लाइक हम इंजॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाते हैं लाइक लव, इमोशनल फुलफिलमेंट, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, सेंसरी इंजॉयमेंट, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। फिर आपका मोक्षा, तो मोक्षा तो देखो मोक्षा होता है मतलब लाइक ये सब मोहमाया से दूर हटके पूरा जन्म मरण की स्थिति से ख़त्म होके अल्टीमेट सोल, ठीक है, मुक्ति प्राप्त करना एक तरीके से जैसा होता है। तो लाइक मोक्ष कैसे मिलता है आपको, नाम जप से मिलता है, ठीक है। आप पता नहीं नाम जप करते हो नहीं करते, करना चाहिए, ओके। तो फिर इसमें क्या होता है, ये पुरुषार्थ होते हैं, क्या हो गया, धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा, ओके। तो ये 4 पुरुषार्थ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए, और इसको भी ऐसे ही याद कर लेना कुछ अपनी तरफ से बना के, लाइक डी ए के एम, ये अपनी तरफ से बनाना आप, क्योंकि दूसरे का बनाया उतना याद नहीं रहेगा, आप अपनी तरफ से बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लाइक ऊपर था सच DK DM, तो इसको आप DK और DM तो इसमें है ही ना, तो ये याद कर लो बस कि डी की जगह, दूसरे डी की जगह ए आ गया, ए घुस गया बीच में, ठीक है। और बाकी अपने तरफ से देखना ये चीज़ तो आप। फिर है आपका कि रोल इन शेपिंग इंडियन सोसाइटी, तो इसने कैसे इंडियन सोसाइटी को शेप किया। तो देखो बैलेंस लाइफ फ्रेमवर्क हो गए, इसने सारा आपका मटेरियल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल नीड्स को बैलेंस कर दिया एक तरीके से, क्योंकि इन चारों में ही सारी चीज़ें आ गई, आपकी मटेरियल भी आ गई, ठीक है, सोशल भी आ गई, सोशल आपकी इसमें आ गई, ठीक है, इमोशनल आ गई, आपकी स्पिरिचुअल आ गई, तो एक बैलेंस फ्रेमवर्क हो गया। फिर आपका सोशल ऑर्डर एंड धर्म सोशल ऑर्डर एंड धर्म, तो इस धर्मा ने समाज में ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखा, हर व्यक्ति के वर्णा और आश्रम के हिसाब से उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो सोशल ऑर्डर मेंटेन रहा। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अर्था, तो अर्था की पुरुषूट ने व्यापार, कृषि और शिल्प को बढ़ावा दिया, है ना, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और सामाजिक स्टेबिलिटी आई, वेल्थ को ऑनरेबल और जरूरी माना गया। अर्था मतलब वही होता है ना आपका, अर्था मतलब आपका वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, तो उसमें आपकी इकोनॉमिक चीज़ें आ गई। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिज़ायर थ्रू कामा, तो हमारे इस कामा ने हमारा उस सबको, कामा ने पर्सनल हैप्पीनेस और प्लेजर को एक्सेप्ट किया। फिर आपका है स्पिरिचुअल एस्पिरेशन एंड मोक्ष, तो मोक्ष ने लोगों को स्पिरिचुअल पाथ, मेडिटेशन और फिलोसफिकल इंक्वायरी की तरफ इंस्पायर किया। फिर है आपका इन्फ्लुएंस ऑन लीगल एंड एथिकल सिस्टम, तो इसमें क्या हुआ, एंशियंट लॉज जैसे मनुस्मृति, है ना, में भी पुरुषार्थ को बेस बना के जस्टिस और ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसका असर गवर्नेंस और समाज के रूल्स पर भी पड़ा। फिर आपका एजुकेशनल कल्चरल इम्पैक्ट, एशियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने स्टूडेंट्स को चारों पुरुषार्थ के लिए प्रिपेयर किया, है ना, इससे लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि मोरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, हर एरिया में। तो ये आपके कुछ रोल्स थे शेपिंग में, मतलब कि ये बैलेंस लाया, आपका काम बांटा गया इसमें, ठीक है। और एस्पायर मतलब हैप्पीनेस वाली चीज़ों को इवॉल्व किया इसने, स्पिरिचुअल चीज़ें भी बनी रहीं, ठीक है।
फिर है आपका हाउ डिड द वर्ण शेप सोशल ऑर्डर इन एंशियंट इंडिया। तो वर्ण क्या होते हैं आपके, हमारे कुछ वर्ण के हिसाब से आपकी चीज़ें बांट दी गई हैं। लाइक आपका पहले होता है ब्रह्मा, ठीक है, 4 क्लासेस होती हैं, वर्ण होते हैं हमारे, और एक होते हैं आपके आश्रम, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया फिलोसफी ने एक इंसान के जीवन को 4 स्टेट में डिवाइड किया है, उनको आश्रम बोलते हैं आपके। और वर्ण मतलब कि लाइक एक तरीके से जाति टाइप समझ लो आप, क्योंकि उसने आगे जाके जाति को ही इवॉल्व किया, ठीक है। तो वर्ण बोलते हैं हम क्लासेस। तो देखो वर्ण का क्या क्या है हमारे, ये 4 वर्ण में हमारी सोसाइटी डिवाइड हुई। कौन कौन से, ब्राह्मण्स मतलब लाइक प्रीस्ट, स्कॉलर्स, पंडित लोग, ठीक है। क्षत्रिय जो लड़ाई करेंगे, रूलर्स है ना, जो प्रोटेक्शन के लिए है। वैसे हमारे जो ट्रेड करेंगे, मर्जेंट्स। शूद्रास हमारे लो लेवल जो लेबर्स वगैरह का काम करें, ठीक है। ये तो आपके 4 वर्ण हो गए। फिर आपके 4 आश्रम होते हैं, वो कौन सा, ब्रह्मचर्य लाइक जो आपका भी चल रहा है, जो मतलब पढ़ने पे फोकस होता है, ठीक है, पढ़ाई का जो पहला स्टेज होता है जीवन का, और इसमें एजुकेशन डिसिप्लिन पर फोकस होता है। फिर आपका गृहस्थ जो आपका कुछ सालों बाद स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने परिवार के तरफ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करोगे। फिर होता है आपका बनप्रस्थ। बनप्रस्थ में क्या होता है कि आप अपने बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, आप उनकी शादी कर देते हो और आप उन पर जिम्मेदारी छोड़ के चले जाते हो कि हाँ भाई अब मैंने कर दिया जो करना है, अब तू अपना घर संभाल और मैं जा रहा हूँ नॉलेज गेन करने, ठीक है। फिर होता है संन्यासा। संन्यासा में क्या होता है, हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, लाइक भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है। अब इन सब ने कैसे शेप किया सोशल ऑर्डर को, वो देख लेते हैं। तो इन सब का सोशल ऑर्डर पे क्या फ़र्क आया, वो है लाइक क्लियर सोशल रोल्स। तो बनप्रस्था ने हाँ वर्णाश्रम ने सोसाइटी में क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, ठीक है। हर व्यक्ति को उनकी ड्यूटी पता है, लाइक ब्रह्मा का वो ने पूजा पाठ करनी है, क्षत्रिय को लड़ाई झगड़े करने हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं करनी, प्रोटेक्शन करनी है। और क्या था, हाँ वैश्या को अपना मर्जेंट काम वगैरह करना है, ठीक है। शूद्रास को अपना लो लेवल काम करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। और इसमें फिर क्या हुआ, एथिकल एंड रिलीजियस जस्टिफिकेशन। तो लाइक रोल्स को धर्म के साथ, सोशल रोल्स को धर्म से जोड़ दिया गया। तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन मानते थे, इससे एक्सेप्टेंस और ओबिडियंस बढ़ती थी। मतलब लाइक ये लगता था उन्हें कि ये मेरा धर्म है, लाइक मैं शूद्र में, मैं क्षत्रिय में पैदा हुआ हूँ तो मेरे को प्रोटेक्शन ही करनी है, ठीक है। फिर आपका रेगुलेशन ऑफ लाइफ स्टेजेस। आश्रम सिस्टम ने बता दिया कि हर लाइफ स्टेज में व्यक्ति का बिहेवियर और ड्यूटी क्या होनी चाहिए, है ना। इससे पर्सनल ग्रोथ और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का बैलेंस बना रहा। फिर है आपका सपोर्ट फॉर सोशल स्टेबिलिटी। तो इससे क्या हुआ, अलग अलग वर्ण एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, है ना। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, तो इससे इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन से एक स्ट्रॉन्ग सोशल इकोसिस्टम डेवलप हुआ। तो क्रिएटिंग अ फंक्शनल सोशल इकोसिस्टम। तो एक दूसरे पे वो थे डिपेंडेंट। तो क्या क्या इसने रोल्स सेपरेट हो गए, आपका ये धर्म से लिंक करने लग गए लोग, तो ज़्यादा मानने लग गए। और रेगुलेशन ऑफ लाइफ स्टेजेस, तो आश्रम ने बता दिया कि हर लाइफ में व्यक्ति का बिहेवियर और ड्यूटी क्या होनी चाहिए, ये सब। अब देखो इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, ऑर्डर और स्टेबिलिटी आई, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी आई, कि इसमें पता लग गया कि ब्राह्मण वर्ण ने रिलीजियस और एजुकेशन ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया, जिससे कल्चरल कंटिन्यूटी बनी रही, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो डिफाइंड रोल से स्किल डेवलपमेंट, ट्रेड और एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी आई। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे जो अच्छे नहीं थे, लाइक सोशल इनइक्वलिटी, इसमें थोड़ी इनइक्वलिटी आने लग गई। लाइक रिजिड वर्नर सिस्टम ने शूद्र और दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाया, ठीक है। फिर लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। अब लाइक तुम किसी एक वर्ण में पैदा हुए और तुम्हें करनी है लड़ाई, तुम पैदा हुए शूद्र लेकिन तुम्हें करनी है लड़ाई, तो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। जन्म के आधार पर वर्ण मिलते हैं, इसलिए लोग अपने सोशल स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। फिर आपका जस्टिफिकेशन ऑफ केस्ट सिस्टम, तो इससे ये सिस्टम आगे चलकर जातिवादी को जन्म दिया इसने, ठीक है, जिससे सोशल एक्सक्लूजन और ऑपरेशन हुआ आगे। फिर आप जेंडर इम्पैक्ट, इसमें क्या होता है कि महिला के राइट्स और फ्रीडम्स को लिमिट किया गया, जिनकी से उनकी सोशल पार्टिसिपेशन कम हुई। तो ये आपके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे कि सोशल इनइक्वालिटी आई, लिमिटेड सोशल मोबिलिटी, जस्टिफिकेशन ऑफ केस्ट सिस्टम, जेंडर इम्पैक्ट। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिस्कस द रोल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन्स का क्या रोल था इन एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। तो देखो क्या था, पहली चीज़ तो उनको सेक्रेट एंड रेवर्ड फिगर माना जाता था, लाइक देवीज माना जाता था। लाइक सरस्वती माँ को नौलिशी देवी, लक्ष्मी माँ को
पैसों की देवी, दुर्गा माँ को पावर की देवी। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट है वेदास एंड उपनिषद, उनमें भी इन वुमेन का जिक्र किया गया है, लाइक गार्गी मैत्रिका हु पार्टिसिपेटेड इन फिलोसफिकल डिबेट्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो उनको सेक्रेड माना गया था। दूसरा है डोमेस्टिक एंड सोशल रोल्स, तो उनको मतलब ऐसा माना गया था कि ये घर का काम करना है इन्हें। ठीक है, चाइल्ड की अपब्रिंगिंग करनी है, फैमिली रिचुअल्स में काम आना है, तो एक तरीके से बैकबोन। ठीक है, वुमेन का मेन रोल होता था कि घर चलाना, चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग, फैमिली रिचुअल्स को ध्यान रखना। फिर रेस्ट्रिक्शन एंड चैलेंजेस, तो समय के साथ साथ पेट्रियार्कल नॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हो गए और तो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गई, लाइक पर्दा सिस्टम होने लगा, पर्दा में रहो। विडो रीमैरिज, मतलब विडो मतलब पति ख़त्म होने के बाद वो दोबारा शादी नहीं कर सकती हैं। एजुकेशन से दूरी जैसे प्रैक्टिसेस आम हो गई फिर, है ना। फिर है आपका रिप्रेजेंटेशन इन एपिक एंड लिटरेचर। एपिक और लिटरेचर में कैसे जताया गया है, लाइक रामायण और महाभारत में औरतों को कॉम्प्लेक्स रूप में दिखाया गया है। लाइक सीता वर्च्यू और सेक्रीफाइस का सिंबल है, सीता जी वर्च्यू और सेक्रीफाइस का सिंबल है, लेकिन उनकी सफरिंग्स भी हाईलाइट होती हैं। द्रौपदी में जी में क्या है कि बोल्ड एंड क्वेश्चनिंग वुमेन है ना, जो ट्रेडिशनल को चैलेंज देती हैं, करती हैं। तो ये कैरेक्टर्स बताते हैं कि औरतें आइडियल भी थी और स्ट्रगलिंग भी थी। फिर है आपका वुमेन इन रिलीजियस मूवमेंट। तो रिलीजियस मूवमेंट में क्या है, लाइक मीराबाई है ना, अमी खुसराउस फीमेल्स फॉलोवर। तो इसमें क्या है कि भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में वुमेन्स ने स्पिरिचुअली इक्वलिटी दिखाई। मीराबाई जैसे सेंट्स ने समाज के नॉर्म्स तोड़कर डिवोशन को इम्पोर्टेंस दी, जहाँ केस्ट और जेंडर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ आपके रोल्स थे। पहला कि आपका कि उनको सेक्रेड माना जाता था, डोमेस्टिक काम के लिए माना जाता था, रेस्ट्रिक्शन होने लगी, रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है उनकी एपिक्स एंड लिटरेचर में। फिर वुमेन इन रिलीजियस मूवमेंट, तो उन्होंने थोड़ा हिम्मत दिखाई और मीराबाई जैसे ने इनको नॉर्म्स को तोड़कर थोड़ा डिवोशन की तरफ से ज़्यादा बढ़ी। तो अब यह है कि हाउ डिड जेंडर शेप सोशल कैटेगरीज। तो सोशल कैटेगरीज कैसे शेप की, तो देखो जेंडर फंक्शन, जेंडर एक बेसिक फैक्टर था जिससे किसी व्यक्ति की रोल, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती थी। अगर तुम लड़की हो तो ये करोगे, अगर तुम लड़के हो तो ये करोगे। तो एक तरीके से सोशल कैटेगरी मेंटेन कर दी। अब इंटरसेक्शन विद केस्ट एंड क्लास। अब देखो औरतों की पोजीशन उसकी जाति और सामाजिक क्लास पर डिपेंड होती थी। लाइक अपर क्लास की जो औरतें थी उन्हें कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्टेड रहता था, किंग की वाइफ्स वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहती थी, और लोअर कास्ट वाली औरतें थोड़ा हाँ कर लेती थी। ठीक है, लेकिन उनके स्ट्रगल्स भी थे। फिर है आपका पैट्राइकल नॉर्म्स, नहीं स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या मतलब सोसाइटी में मेल डोमिनेंस था, जहाँ फादर, हस्बैंड या सन डिसीजन मेकर्स होते थे। औरतें अक्सर बस डॉटर, वाइफ्स या मदर्स का रोल में पहचानी जाती थी। फिर आपका लीगल एंड रिलीजियस कोड्स, तो मतलब लाइक मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, लाइक जेंडर ने मनुस्क्रिप्ट जैसे टेक्स्ट ने जेंडर रोल्स को कोडिफाई किया है। इससे वुमेन्स लीगल राइट्स और फ्रीडम लिमिटेड हो गए। ठीक है, और फिर इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मोबिलिटी, तो मतलब क्या है, जेंडर ने डिसाइड किया कि किसी वुमेन को एजुकेशन, प्रॉपर्टी और पब्लिक पार्टिसिपेशन मिलेगा या नहीं। तो इससे उनकी सोशल पावर और पोजीशन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ जेंडर के वो थे कि इसको डिवाइड कर दिया गया केस्ट के हिसाब से और क्लास के हिसाब से, उनकी पावर लिमिट हो गई। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ज़्यादा चला कि मेल ज़्यादा अपना ये सब काम करेगा। और लीगल एंड रिलीजियस कोड्स में भी ये सब लिखा हुआ है, उन्होंने फोकस किया है जेंडर पे। और इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मोबिलिटी की जेंडर ने डिसाइड किया कि किसी वुमेन को एजुकेशन, प्रॉपर्टी ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर आपके एग्जामिन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी का क्या था, देखो पहले नेचर ऑफ स्लेवरी। तो इसमें आता है आपका कि एंशियंट इंडिया में लोग गुलाम कर्ज ना चुका पाने पर, जंग में हारने पर या सजा के रूप में स्लेव बन जाते थे। ठीक है, तो लिखा है लिंक टू डेप्ट, बॉन्डेज, वार, कैप्टिव्स, पनिशमेंट, पीपल बिकम स्लेव्स ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक है, फिर उनका क्या है, फिर लीगल स्टेटस। तो मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे टेक्स्टों में स्लेव्स को दोष दशा या शुद्रास कहा गया है। ठीक है, इनमें स्लेव्स के लिए नियम बनाए गए थे, जैसे कि उनका ख्याल रखना, उन पर अत्याचार ना करना। तो उनको लीगल स्टेटस दिया गया था एक तरीके से। ये एंशियंट इंडिया का है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेचर ऑफ स्लेवरी आएगा पहले कि किनको कहा गया, फिर उनके लिए कुछ रूल्स गए थे। फिर है सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक स्थिति। स्लेव्स को घर का एक मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, उनकी स्टेटस हमेशा परमानेंट होती थी। कुछ लोग फ्रीडम भी लेते थे, और स्लेव्स कंप्लीटली प्रॉपर्टी नहीं होते थे। लाइक तुम्हारा कोई स्लेव है तो वो तुम्हारी कंप्लीट प्रॉपर्टी है, तुम्हें जो करना है उसके साथ वो कर लो।
ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते थे। फिर इकोनॉमिक रोल, तो स्लेव्स ने सोसाइटी में घर का काम, खेती, क्राफ्ट्समैनशिप में योगदान दिया। फिर है कि मॉडर्न स्लेवरी में क्या डिफरेंस है इसमें। तो देखो मॉडर्न स्लेवरी में तो काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि मॉडर्न स्लेवरी में क्या होता था कि उनको कम्प्लीटली प्रॉपर्टी माना जाता था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, कोई लीगल राइट्स नहीं है, उनको पूरी तरह से प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट किया जाता था, ठीक है। और सोशल स्टेटस क्या था, गुलामी जन्म से मौत तक, है ना, कि अगर कोई गुलाम बन गया तो वो जन्म से मौत तक फिर गुलाम ही रहेगा, और विरासत में मिली थी लाइक। फिर है आपका नेचर ऑफ ओनरशिप, तो गुलाम माल जैसे बेचे और ख़रीदे जाते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे खरीदे और बेचे जाते हैं ऐसे करके। और स्केल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब, लार्ज स्केल कॉलोनियल और इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा थे। मॉडर्न स्लेवरी स्पेशली ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स वाज अ पार्ट ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो ये लार्ज स्केल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा थे, ठीक है। मतलब इतना ही लिख के आना है आपको कि पहले के टाइम में उनको थोड़ा राइट भी था, फ्रीडम भी था, पर मॉडर्न टाइम में उन्हें वो भी नहीं था, ठीक है। फिर है आपका हाउ डिड एंशिएंट इंडियन थिंकर्स यूज द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू जस्टिफाई द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड ऑथोरिटी। तो देखो एंशिएंट इंडिया में स्टेट और ऑथोरिटी के ओरिजिन को समझाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा, म्यूचुअल एग्रीमेंट का आइडिया था, है ना। तो ये वेस्टर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिस पे बहुत डिटेल्ड नहीं था, लेकिन कई एंशिएंट टेक्स्ट और थिंकर्स ने इस कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया। कैसे इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया, ये इससे समझेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब लाइक कोई किसी उसको देश को चलाना चाह रहा है, तो एक तरीके से कुछ चीज़ों के ऊपर म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर तय होता था, लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं एक्सेप्ट किया, काफ़ी लोगों ने इनडायरेक्टली किया। कैसे, लाइक ये देखो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो लोगों या कम्युनिटीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि एक ऑथोरिटी बनानी चाहिए जो सबको ऑर्डर, सुरक्षा और वेलफेयर दे। तो इनडायरेक्टली तो वही सिस्टम आ रहा है ना ये, या एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लोग रूलर की ओबे करते थे और उनके लिए तैयार करते थे, काम करते थे, और बदले में रूलर उनकी रक्षा और न्याय देता था। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही है। फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी है कि कौटिल्य डायरेक्टली सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, पर उनकी पॉलिसी ये दिखाती हैं कि राजा की लेगिटिमेसी, है ना, इस बात पे डिपेंड करती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होए। लाइक ये है ना, डायरेक्टली मेंशन अ कॉन्ट्रैक्ट, हिज वर्क इम्प्लाइज फंक्शनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट, तो कि क्या, और लोगों की सुरक्षा करे, कानून और व्यवस्था बनाए रखे और समृद्धि लाए। लोग इसे डायरेक्टली एक्सेप्ट करते थे, इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। फिर है आपका धर्मशास्त्र एंड किंगशिप, तो मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट में राजा के कर्तव्य और लोगों के कर्तव्य लिखे गए हैं, जो एक तरीके से इसी के रेसिप्रोकल हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, ठीक है। राजा को धर्म के अनुसार राजा करना चाहिए और लोगों को आज्ञा माननी चाहिए। फिर है आपका राजनीति एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, तो इसमें क्या है, कुछ थिंकर्स कहते हैं कि राजा लोगों द्वारा चुना या एक्सेप्ट किया गया है प्रतिनिधि होता है, और जिसे स्टेट का ओरिजिन डिवाइन या फोर्स से नहीं बल्कि लोगों की सहमति, है ना, लोगों की सहमति से समझा जा सकता है। तो ये आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग थी कि लाइक कौटिल्य ने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा की तरफ जिम्मेदारी फॉलो करे। धर्मशास्त्र और मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि एक राजा को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसमें कि मतलब कि आपका एक और ऑथोरिटी बनानी चाहिए जो सबको ऑर्डर दे, सुरक्षा दे। तो ये सब है इसके अंदर, आपको तो ये पॉइंट्स देख लेने हैं और आपको लिख देना है अपने तरफ से बना के, ठीक है। तो राजनीति में आपको वही लिखना है कि लोगों द्वारा चुना गया राजनीति, ठीक है। धर्मशास्त्र में आपको वो हो जाएगा कि ड्यूटीज़ वगैरह, और कौटिल्य वाले में आ जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। मतलब एक तरीके से सेम सही है सारे, ठीक है। और आपका कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट में आ जाएगा कि एक लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक ऑथोरिटी बनानी चाहिए। ये सब सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि पॉलिटिकल ऑथोरिटी का जस्टिफिकेशन, राजा की पावर सिर्फ देवताओं का अधिकार है, ये या बाल से नहीं बल्कि एक संविधान से है ना, लाइक प्रोवाइड्स अ रेशनल बेसिस फॉर द लेगिटिमेसी ऑफ द स्टेट, इट्स रूलर्स बियॉन्ड डिवाइन राइट्स और सीर फोर्स, ठीक है। फिर है फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो एक वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, लाइक राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा और भलाई करे। फिर सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, तो सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता स्टेट की ऑथोरिटी म्यूचुअल ऑब्लिगेशन पर बेस्ड होती है, जिससे कानूनी और व्यवस्थित राज्य बनता है।
तो देखो, जस्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑथोरिटी हो गया, फिर एक वेलफेयर स्टेट की फॉर्मेशन हो गया, फिर एक सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी आ गई कि जो एक सोशल ऑर्डर दे, व्यवस्था बनाए रखे। अर्ली नोशन ऑफ कंसेंट क्या है आपका? कंसेंट क्या है कि लाइक लोगों की सहमति को पॉलिटिकल पावर का सोर्स माना गया, जो मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का बेसिक आइडिया है। ठीक है, अब है आपका हाउ डिड वर्ना सिस्टम ट्रांसफॉर्म इनटू केस्ट सिस्टम, मतलब वर्ण कैसे कास्ट में बदल गए। ठीक है, तो देखो एंशियंट इंडिया को चार वर्ण, मतलब वर्ण सिस्टम ओरिजिनली ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, जिसमें सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो मेनली उनके ऑक्यूपेशन और ड्यूटीज़ पे बेस्ड थे। ये सिस्टम ऋग्वेदा और मनु स्मृति जैसे टेक्स्ट में भी मिला है, लेकिन टाइम के साथ ये फ्लेक्सिबल सिस्टम ग्रेजुअली एक रिजिड और कॉम्प्लेक्स केस सिस्टम में बदल गया। ठीक है, जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का एक मिक्सर हिस्सा बन गया। लाइक ये कैसे कैसे हुआ, देखो ब्रॉड कैटेगरी से लोकलाइज जात तक, लाइक कैसे कि 4 वर्ण वर ब्रॉड आइडियलाइज सोशल क्लासेस। लाइक वर्ण सिस्टम इनिशियली ब्रॉड और आइडियल था, लेकिन समय के साथ सोसाइटी ज़्यादा डाइवर्स हो गई और छोटे छोटे ग्रुप से जातीज फॉर्म होने लगी। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन में लाइक पहले कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी ऑक्यूपेशन में, पर केस्ट सिस्टम में ये फिक्स्ड हो गया, मतलब आदमी अपनी जन्म से ही कास्ट में होता है और उसी ऑक्यूपेशन को करता है। लाइक शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा। फिर आपका एंडोगामी एंड सोशल सेग्रीशन, तो लोग सिर्फ अपनी केस्ट के अंदर ही शादी करने लग गए। ठीक है, जिससे केस्ट बाउंड्रीज और ज़्यादा मजबूत हो गई। फिर रिलीजियस एंड रिचुअल जस्टिफिकेशन, तो धर्मशास्त्र और दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट ने केस्ट डिवीजन को जस्टिफाई किया प्योरिटी पॉपुलेशन के कंसेप्ट के थ्रू, जिससे डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन तो धार्मिक रूप दिया है ना, को धार्मिक रूप दिया, जस्टिफाइंग डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। फिर आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, लाइक इसमें क्या है आपका कि लेबर और रिसोर्सेज कंट्रोल करने के लिए केस्ट रूल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। लाइक पावरफुल ग्रुप केस्ट सिस्टम का यूज़ अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए करते थे, है ना। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने भी केस्ट आइडेंटिटीज़ को और ज़्यादा फिक्स और कोडिफाई कर दिया। लाइक दे नीड टू कंट्रोल लेबर रिसोर्स लेड टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन केस्ट रोल्स। ओके, फिर लाइक पॉलिटिकल पावर ज़्यादा बढ़ने लग गई। फिर आपका सोशल कंट्रोल एंड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन तो कास्ट ने सिर्फ ऑक्यूपेशन ही नहीं बल्कि कस्टम, ड्रेस कोड और सोशल प्रिविलेजेस को भी रेगुलेट किया, जिससे एक हायरार्किकल और कंट्रोल्ड सोशल ऑर्डर बना। ठीक है, ये आपका कुछ ये थे कि लाइक हेरिडिटरी है और कैसे वो कन्वर्ट हुआ, रिलीजियस चीज़ें भी अलग हो गई, आपकी पॉलिटिकल पावर ज़्यादा बढ़ने लग गए। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, रिजिड सोशल हायरार्की बन गई। लाइक केस्ट सिस्टम में स्ट्रिक्ट हायरार्की बन गया, जिसमें सोशल मोबिलिटी बहुत लिमिटेड थी और इनइक्वलिटीज़ बढ़ गई थी। डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, एक्सक्लूजन होने लगा, लोअर क्लास को अनटचेबल्स माना लग गए, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो मतलब जो पहले वन सिस्टम था थोड़ा फ्लेक्सिबल था, पर केस्ट सिस्टम में मिक्स्ड और इनफ्लेक्सिबल बन गया एक तरीके से। फिर आपका कि कैसे वेदास और उपनिषद डिफरेंट हैं इन देयर विजन। तो लाइक देखो, वेदास का मेन फोकस है आपका रिचुअल्स और हिम्स, जो डिफरेंट ड्यूटीज़ को डिसाइड किया जाता है, लेकिन ताकि कॉस्मिक ऑर्डर बना रहे, लाइफ को एक तरीका का पार्टिसिपेशन माना जाता है। लाइक इन सेक्रेट रिचुअल्स में जिससे प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, सोशल ऑर्डर मिलता है ना। और दे एम्फेसिस ऑन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, तो उनका एम्फेसिस क्या होता है कि अपनी ड्यूटीज़ कर्मा को सही तरीके से परफॉर्म करो ताकि देवता खुश हो जाएं और दुनिया बेनिफिट जैसे धन संतान मिले। और उपनिषद में क्या है आपका, ये तो आपका रिचुअल्स वगैरह हिम्स वगैरह पे डिपेंड हो गया। उपनिषद में क्या है आपका, उपनिषद रिचुअल से फोकस होता है कि इनर नॉलेज और मेडिटेशन पे लाते हैं। ठीक है, इनर नॉलेज और मेडिटेशन पे लाते हैं। ये अल्टीमेट रियलिटी क्या है इसकी कि ब्राह्मण और सेल्फ, है ना, ब्रह्मा और सेल्फ का एक्सप्लोर करना, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन हो और मोक्ष पर ज़्यादा जोर दिया गया है। लाइफ को एक स्पिरिचुअल जर्नी माना जाता है। ठीक है, लाइफ इज सीन एज ए स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें आत्मा और ब्रह्मा की यूनिटी समझती है। मतलब इसमें देखो, इसमें तो आपका यह है कि आप अपने अच्छे अच्छे काम करो, पूजा पाठ करो, तो आपको संसार की चीज़ें मिलेंगी देवताओं के खुश होने से। इसमें ये मेनली फोकस है मोक्षा पे, लाइक आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए और आपको मोक्ष की तरफ काम करना चाहिए। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, देखो ये नॉलेज एज रिचुअल नॉलेज, वेदास की नॉलेज प्रैक्टिकल होती है, मेनली सेक्रीफिशियल राइट्स को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये रिवील्ड नॉलेज होती है जो मंत्राज और फॉर्मलीज के थ्रू ओरल ट्रेडिशन में पास होती है। मतलब मंत्र जो होते हैं उनके
थ्रू आगे आगे पास होती रहती है। लाइक उपनिषद क्या है आपका, ये सेल्फ रिलाइज, मतलब जो ऊपर हमने समझा वही तो है इसमें भी। ये उपनिषद की नॉलेज मेटाफिजिकल होती है, वो तो होती है आपकी प्रैक्टिकल, होती है मेटाफिजिकल, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन और एग्जिस्टेंस के नेचर को समझने की कोशिश होती है। ये माया कर्मा है ना, और जैसे संसारा, मतलब संसारा मतलब साइकिल ऑफ बर्थ रिबर्थ, लाइक जन्म मृत्यु, इस सब से छुटकारा पाना में ज़्यादा फोकस होती है। ठीक है, फिर आता है आपका कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के क्या फीचर्स हैं। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इंडिया का सबसे पुराना लिखने का सिस्टम है, जो लगभग 3rd सेंचुरी BCE का है। तो ये मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स को एंसिस्टर माना जाता है और पुराने इंडिया में लिखे हुए लिटरेसी के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लाइक ये ओल्डेस्ट राइटिंग है इस इंडिया की, और ये लगभग मतलब कि 3rd सेंचुरी के आसपास की, और इनको एंसेस्टर माना जाता है मॉडर्न इंडिया का। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक क्या, ओरिजिन एंड टाइम पीरियड। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट मौर्यन काल में डेवलप हुआ था और एम्परर अशोका ने इंस्क्रिप्शन है ना में इसका इस्तेमाल हुआ है। ये इंडिया का सबसे पहला सिस्टमेटिक राइटिंग माना जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट क्या है, ये अल्फा सिलेबरी में मतलब है, और जिसमें हर कंसोनेंट के साथ एक इनहेरिट ए होता है। इसे वोवेल, लाइक एक जैसे कि आपका कंसोनेंट हो चल रहा है कोई, और उसके साथ आपको एक वोवेल साउंड सुनाई देगा ए। ठीक है, इट कॉम्बाइंस फीचर्स ऑफ बोथ अल्फ़ाबेट एंड सिलेबरी सिस्टम। ठीक है, इसमें ये है। और इसकी राइटिंग्स क्या होती है, इसकी राइटिंग होती है आपकी लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। ठीक है, इसका करेक्टर शेप्स क्या है, करेक्टर जियोमेट्रिक और लीनियर होती है इसकी। ठीक है, इसमें बस आपको मेन चीज़ याद करनी है, लाइक ये कब मौर्यन एम्पायर में डेवलप किया गया था, और इसमें अल्फा सिलेबरी का यूज़ किया जाता है, लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, और ये ज्योमेट्रिक एंड लीनियर है। और वोवेल मार्कर मतलब वोवेल्स अलग से लिखे जा सकते हैं, या था ये कॉन्सोनेंट के साथ डायक्रिटिकल मार्क्स के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, और लैक ऑफ स्पेसिस नहीं होती हैं इसमें, ये स्पेसिस यूज़ नहीं करते हैं वर्ड्स के बीच में। यूज़ एंड अडेप्शन, तो ये मेनली प्राकृत और संस्कृत के लिए यूज़ किया गया है। बाद में इसको रीजनल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के लिए ये अडेप्ट किया गया था, जैसे देवनागरी, तमिलनाडु, तेलुगु। ठीक है, और इवन लाइक बाहर की स्क्रिप्ट्स के लिए खमीर, जापानीज, इन सब के लिए। ठीक है, ये आपका इस पर फोकस हो गया। अब आपका आता है कंपेयर द लिटरेरी स्टाइल एंड कंसर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो मतलब हमें कंपेयर करना है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट का, जो रिटर्न किए गए हैं पाली, प्राकृत एंड संस्कृत में। तो देखो लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ हुई है, लाइक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लैंग्वेज यूज़ हुई थी हमारी पाली। ठीक है, एंड लेटर इन संस्कृत, बाद में संस्कृत में लिखने लग गए। वेल जैन टेक्स्ट में हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है, प्राकृत। ठीक है, तो वो दोनों बोथ ट्रेडिशन चूज वर्नाकुलर पाली एंड प्राकृत टू मेक टीचिंग एक्सेसिबल। ठीक है, तो बुद्धिस्ट हमारे पाली में और हमारे जैन टेक्स्ट हमारे प्राकृत में। स्टाइल ऑफ कंपोजिशन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है हमारे वो डाइडेटिक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल में लिखे गए हैं, वाइल हमारे जैन जो है हमारे नैरेटिव एंड पोएटिक स्टाइल में लिखे गए हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या है हमारा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमारे सुत्ताज, विनाया, अभिधामा पे ज़्यादा फोकस्ड है, वाइल जैन में हमारा अगामास, कॉलोनियल टेक्स्ट, पूर्वास, एंशियंट टेक्स्ट, इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस में डिपेंडेंट है कि सुतास, विनायस, अभिधामा, इन सब पे। फिर है आपका थीमेटिक कॉन्सर्न्स। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेनली फोकस करते हैं 4 नोबल्स ट्रुथ पे, 8 फोल्ड पार्ट्स पे। ठीक है, और इम्परमेंस पे, और अनाता मतलब नॉन सेल्फ, और निर्वाणा, मोक्ष जैसे लिबरेशन, इन सब पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब मेनली आपको बस ये लिखना, ज़्यादा याद नहीं करनी है। लाइक 4 नोबल और 8 फोल्ड पाथ पे हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, और जैन टेक्स्ट एम्फेसिस करते हैं अहिंसा पे और नॉन वायलेंस पे। एथिकल और सोशल कंसर्न्स क्या है, बुद्धिस्ट में कंपैशन, दया, माइंडफुलनेस और वर्ल्डली डिजायर से अलग रहना सिखाया है, और जैनिज्म में बहुत स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस सिखाया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बस यही चीज़ें लिखनी है, तो कुछ खास नहीं है। 2-3 पॉइंट याद कर लो कि लाइक ये संस्कृत पाली में लिखा गया है, ये नैरेटिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड में। ठीक है, ये इन पर डिपेंडेंट है। तो बस इतना सा आपको याद करना है, छोटा छोटा। एक काम करो, साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बना लो साथ साथ में। और बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स वेबसाइट विजिट करके एक्सप्लोर सेक्शन में जाकर ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे नोट्स। अब रोल्स ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग। तो दोनों ट्रेडिशन ने पाली और प्राकृत
जैसे आम भाषाओं का यूज़ किया ताकि टीचिंग्स आम लोगों तक पहुँचे, जो ब्राह्मण एलाइट तक सीमित ना रहे। ठीक है, संस्कृत वर्ड्स दोनों में ज़्यादा फिलोसफिकल और स्कॉलरली होते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स के लिए बने होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कि इन वाट वे कौटिल्य अर्थशास्त्र स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ टोन एंड कंटेंट, मतलब कैसे वो थोड़ा डिफरेंट है। तो देखो, बाकी क्लासिकल टेक्स्ट जैसे स्पिरिचुअल आइडियलिस्टिक होते हैं, है ना, अर्थशास्त्र प्रैक्टिकल गवर्नमेंट और पावर पॉलिटिकल पर फोकस करता है। ठीक है, और ये मानता है कि इंसान स्वार्थी होता है, इसलिए रूलर को चतुर और कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। तो ये इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। फिर है आपका ऑथोरेटिव एंड डायरेक्ट। तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सीधा और कमांडिंग स्टाइल में लिखा गया है, जिसमें रूलर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रेटजीज दी गई हैं, स्ट्रेटजीज दी गई हैं, है ना। ठीक है, और ना कि फिलोसफिकल या मॉरल डिस्कशन। फिर है आपका यूटिलिटेरियन अप्रोच। इसमें क्या है आपका, इसका टोन रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसमें राज्य की खुशी और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मान्य रखती है। ओके, तो ये इसमें आपकी 3 चीज़ हैं कि ये आपका कमांडिंग स्टाइल में लिखा गया है, सीधी बात, नो बकवास वाली बात, और बाकी ऊपर वाला है आपका कि अर्थ गवर्नमेंट के रूल्स दिए गए हैं इसमें, और इसमें आपको बताया गया है कि राज्य की खुशी और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं, कॉम्प्रेहेंसिव स्टेट क्राफ्ट मैनुअल, मतलब अर्थशास्त्र, गवर्नेंस, कानून, मिलिट्री स्ट्रेटजीज पर को कवर करता है, जो बाकी टेक्स्ट से काफ़ी डिटेल और प्रैक्टिकल है। ठीक है, पहली चीज़ तो यही। दूसरी है आपके रियल पॉलिटिक एंड एस्पियोनेज, मतलब कि ओपनली सीक्रेट्स, एजेंट्स, स्पाई और डिसेप्शन को यूज़ करने की बात करते हैं, जो धर्म या मोरल कंडक्ट को एम्फोसिस करने वाले टेक्स्ट से अलग है। ठीक है, क्योंकि ये उसमें नहीं करना चाहिए हमें ऐसा, पर इसमें हम करते हैं। फिर एम्फेसिस ऑन वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, अर्थशास्त्र की किंग की ड्यूटी जो को अपने सब्जेक्ट्स के रक्षा और सुख शांति देने वाला बताता है। ठीक है, मतलब लाइक प्रैक्टिकल होते हैं, और किंग की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे और प्रोवाइड करे अपने सब्जेक्ट्स के लिए। फिर है आपका सेकुलर एंड पॉलिटिकल फोकस। तो मतलब ये रिलीजियस या स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं, बल्कि राजनीति और रूलिंग की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर फोकस होता है। ओके, तो इसमें इतना है आपका सेकुलर एंड पॉलिटिकल फोकस। फिर आपका वाइडेड, मतलब बुद्धिज्म डिक्लाइन होना कैसे चालू हो गया मैं अर्ली मेडिवल टाइम्स में। तो देखो हिंदुइज्म रिवाइव्ड स्ट्रॉन्गली स्पेशली थ्रू द भक्ति मूवमेंट विच फोकस्ड ऑन पर्सनल डिवोशन टू गॉड लाइक विष्णु, शिवा। तो देखो फिर समझते हैं, हिंदुइज्म फिर से पॉपुलर हुआ। ठीक है, हिंदुइज्म फिर से पॉपुलर होने लगा स्पेशली भक्ति मूवमेंट के थ्रू, जिसमें लोग अपने फेवरेट देवताओं जैसे विष्णु, शिव की भक्ति करने लगे। तो ये सिंपल और इजी रिचुअल्स लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, जबकि बुद्धिज्म तो मोनेस्टिक और एस्थेटिक, है ना, लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रिक्ट था उसका। तो इसलिए हिंदुइज्म ज़्यादा बढ़ने लगा। इंटीग्रेशन एब्जॉर्प्शन, मतलब बुद्धिस्ट के आइडियाज़ का हिंदुइज्म में शामिल होना। कामा, रीन का मतलब सेम से थे, तो वो हिंदुइज्म में भी थोड़ा सेम था, तो हिंदुइज्म के कंसेप्ट लोगों को ज़्यादा अच्छे लगे, तो वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होने लगा। फिर डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, मौर्य और गुप्ता जैसे बड़े रूलर्स ने पहले बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था, जब ये एम्पायर्स डिक्लाइन हुए तो और छोटे छोटे किंगडम आए तो ज़्यादा सपोर्ट हिंदू टेम्पल्स को मिला। ठीक है, रॉयल पैट्रोनेज खत्म हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनेस्ट्रीज, लाइक 12th सेंचुरी के बाद तुर्किक और मुस्लिम इन्वाजन में इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म मोनेस्ट्री जैसे नालंदा और विक्रमशिला को तोड़ दिया गया, जिससे एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने लगा, है ना। तो इसलिए भी हिंदुइज्म थोड़ा ज़्यादा फोकस आ गया। मोनेस्टिक लाइफस्टाइल का सोशल, मतलब बुद्धिज्म का थोड़ा स्ट्रिक्ट था, वही जो हमने ऊपर देखा, वाइल की वजह से लोगों को ये इतना अट्रैक्ट नहीं किया, और हिंदुइज्म की फैमिली और कम्युनिटी रिचुअल्स ज़्यादा लोगों के लिए फ्रेंडली थे। राइज ऑफ जैनिज्म एंड अदर सेक्ट्स, और जैनिज्म और अलग अलग हिंदू सेक्ट्स भी बढ़ने लगे, जिससे बुद्धिज्म बिल्कुल मतलब इन्फ्लुएंस कम ही होता गया। ठीक है, ये आपके कुछ रीजन थे क्यों आपका बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, क्योंकि आपका हिंदुइज्म बढ़ने लगा, रॉयल पैट्रोनेज चला गया, और आपका मोनेस्ट्रीज ख़त्म हो गई क्योंकि मुस्लिम और तुर्किक इन्वेडर्स की वजह से। फिर है आपका एनालाइज हाउ संगम लिटरेचर्स रिफ्लेक्ट सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट तमिलकम। तो देखो कैसे हुआ ये संगम लिटरेचर ने कैसे रिफ्लेक्ट किया। संगम कविताओं में राजाओं को चीफटेन्स, है ना, चीफटेन्स की तरह होते हैं, लाइक जो बताता है कि तमिलकम में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड राजनीति थी, लाइक पावरफुल रूलर्स विल नोन एज बेलिरीज,
पंड्या, चोला, चेरा, ठीक है। ये जैसे पावरफुल किंग्स होते थे, ये राजा अपने लोगों की रक्षा करते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और अक्सर अपने राज्य के लिए जंग लड़ते थे, ठीक है। तो इसमें ये सब लिखा गया है, तो इसमें ये इसका थोड़ा फोकस कर देना कि पांड्या, चोला, चेरा, है ना, इसके बारे में लिखा गया है, ऐसे किंग्स हैं इसमें। ये तो आपको बताना है कि संगम लिटरेचर कैसे फोकस किया उसने हमारे सोशल पॉलिटिकल एंड स्पेस। ओके, फिर है आपका बारन डिप्लोमेसी। तो बहुत सी कविताओं में जंग, वीरता, हीरोइज्म की बात होती है इसके अंदर, तो जो दिखाती है कि युद्ध राज्य को बनाए रखने और बढ़ावा देने में कितना महत्वपूर्ण होता है। फिर आपका सोशल क्लासेस एंड प्रोफेशंस आते हैं। तो संगम साहित्य में अलग अलग सामाजिक वर्ग जैसे योद्धा, किसान, व्यापारी, कलाकार का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि समाज में विभिन्न पेशे थे, लाइक सबका अपना एक स्थान था। तो सोशल क्लासेस भी थी। इकोनॉमिक लाइफ में मतलब लाइक वो शो करते हैं इकोनॉमिक बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट्स, ओके। और नेचर एंड ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें बहुत सारी पोएम्स हैं जो लैंडस्केप्स को डिसाइड करती है, लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, सी सोर्स, ओके। प्रकृति भूकाल में मतलब ज्योग्राफी का मतलब होता है नेचर का मतलब प्रकृति और ज्योग्राफी का मतलब भूकाल। तो उसमें लाइक समुद्र तट जैसे अलग अलग प्राकृतिक दृश्यों को वर्णन किया गया उसके अंदर। ये बताता है कि प्राकृतिक परिवेश लोगों की जिंदगी और संस्कृति को प्रभावित कैसे करता है ना। फिर संस्कृत और नैतिक मूल्य मतलब कल्चरल एंड एथिकल वैल्यूज़। तो संगम लिटरेचर हमारा फोकस करता है कि राज्य की प्रति वफादारी, युद्ध में मान सम्मान, प्रेम, दोस्ती और उदारता जैसे मूल्यों को बढ़ाया गया है। तो यह उस समय के समाज के मूल्यों और रीति रिवाज को दिखाता है। तो क्या क्या चीज़ें थी जो हमारे जो संगम लिटरेचर ने रिफ्लेक्ट की सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप में। किंग मतलब उसके अंदर किंगों का वर्णन किया गया है। वार और डिप्लोमेसी उसमें बताई गई हैं। ऐसी बहुत सारी पोएम हैं जो कि हमारा डिसाइड करती हैं बैटल, हीरोइज्म और ब्रेवरी को। सोशल क्लासेस उसमें भी लिखा गया है कि सोशल क्लासेस होते थे जो अपना काम करते थे, वेरियर फाइट करते थे, फार्मर किसान करते थे। इकोनॉमिक एंड लाइफ ट्रेड, तो उसमें बहुत सारे लिटरेचर हैं जो डिपेंड है हमारे आपके एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट्स पे। नेचर एंड ज्योग्राफी है, बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो इन सबको डिफाइन करती हैं, माउंटेन्स को, फॉरेस्ट को, सीसोर्स को। और कल्चर एंड एथिकल वैल्यूज़ पे भी फोकस है कि आपका जो किंग है वो वफादारी रहे, आपको किंग की तरफ वफादारी रहे, ये सब। अब है आपका कि हाउ डू हरप्पन एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट रिफ्लेक्ट द कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि पुरानी नगरी सभ्यता में हरप्पन स्क्रिप्ट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई थी। तो इससे पता चलता है कि लोग शहर, योजना, व्यापार और कला में आगे थे, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में से जुड़ी हुई थी, तो इसमें तो बहुत सारी कलाकृति वगैरह होती थी। तो इससे पता लगता है कि वो शहर, योजना, व्यापार इन सब में आगे थे। फिर यूज इन ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो मतलब व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्क्रिप्ट मेनली सील्स और पोर्टरी पर मिलती हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रेड, ओनरशिप और शायद रिलीजियस काम के लिए है, ठीक है। फिर आपका अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट एंड मिस्ट्री, तो अभी तक ना समझी गई हैं ये। तो स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर नहीं हुई है, जो दिखाता है कि लिखने का सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था। शायद तब राजनीतिक स्ट्रक्चर ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं था, ओके। अब है कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट एंड इट्स कल्चरल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या है आपका पहला सिस्टमेटिक स्क्रिप्ट थी ये, ठीक है। ब्राह्मणी 3rd सेंचुरी BCE की पहला प्रॉपर लिखने वाला स्क्रिप्ट था। अशोका के एडिक्ट्स में इसका उसे दिखाता है ना, लाइक माउंटेन एम्परर अशोका एडिक्ट्स। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड राजनीति, मौर्यन एम्पायर जैसे बड़े किंगडम ने ब्राह्मणी से अपने लॉज और ऑर्डर स्प्रेड किए, है ना। ये दिखाता है कि लिखने की ज़रूरत सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के लिए बढ़ गई थी। फिर कल्चरल एंड स्प्रेड, लाइक धार्मिक और संस्कृत विकास। तो स्क्रिप्ट का यूज़ बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेक्स्ट लिखने में हुआ। ये कल्चरल और रिलीजियस को स्प्रेड दिखाता है, ठीक है। लाइक इट इंक्रीजिंग द रोल ऑफ लिटरेसी इन रिलीजन एंड सोसाइटी। फिर आपका स्टैंडर्डाइजेशन और इवोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब कि स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन, तो ब्राह्मणी से ही आगे स्क्रिप्ट जैसे देवनागरी, तमिल, कन्नड़ निकली, जो कल्चरल यूनिटी और लैंग्वेज डेवलपमेंट को दिखाता है। इसलिए फिर आपका आता है कंपेयर द कंसेप्ट ऑफ धर्मा एज डिपिक्टेड इन रामायण एंड महाभारत। तो महाभारत में कर्मा को कैसे दर्शाया गया है, तो वो आप समझते हैं। तो लाइक उसको धर्मा को समझाया गया है लाइक आइडियल और फिक्स्ड रूल्स। लाइक रामायण में धर्म बिल्कुल क्लियर और आइडियल है। रामा
परफेक्ट, राम जी परफेक्ट किंग और बेटे हैं, सीता माँ आइडियल पत्नी है, लक्ष्मण एक लॉयल भाई हैं, ठीक है। सब अपनी ड्यूटी बिना कंप्रोमाइज़ के निभाते हैं, चाहे पर्सनल दुख हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है। अब रामन जी का क्या है, धर्म का पत्रिक, मतलब कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उसमें। तो वो अपने सारे धर्म निभाते हैं, चाहे वो अपनी मम्मी की तरफ हो, पापा की तरफ हो, है ना। तो हर डिसीजन वनवास या सीता जी का धर्म के लिए होता है या समाज का हित के लिए होता है। सोशल ऑर्डर, तो धर्म यानी सामाजिक व्यवस्था और परंपरा बनाए रखने से जुड़ा है। जैसे राजा को कर्तव्य है, मतलब वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, धर्म पर पूरा फोकस करा गया है इसमें, ठीक है। तो धर्म इन महाभारत कैसे दिखाया गया है, कॉम्प्लेक्स और सिचुएशनल, लाइक यहाँ धर्म कन्फ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग है, हर करेक्टर का मोरल डिलीमा होता है, लाइक परिवार वर्सेस न्याय सच एज ड्यूटी, हर सिचुएशन में धर्म अलग हो सकता है इसमें। फिर है कृष्ण जी गाइडेंस, तो कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म अपने रोल के हिसाब से है, कर्म करो बिना फल की चिंता करे, ठीक है। कर्म करो लाइक तुम भी पढ़ाई करो बिना सोचे कि कितने नंबर आए तुम्हारे। तो ये धर्म एक कॉस्मिक लॉ है, समाज से भी ऊपर, ठीक है। फिर आपका आता है धर्म एंड वार, तो महाभारत में युद्ध भी धर्म का पार्ट है, महाभारत में युद्ध को भी धर्म का पार्ट किया गया है, क्योंकि जब अधर्म बढ़ जाता है तो अधर्म के खिलाफ लड़ाई को सही बताया गया है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई चीज़ करना जो गलत है लेकिन सही को बचाने के लिए करी जा रही है तो वो सही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कम्प्लेक्स और सिचुएशन है। कृष्ण जी की गाइडेंस मिली, अर्जुन को उनकी टीचिंग मिली जो धर्म पे बेस्ड है, जो आपको बताती है कि आपका क्या धर्म है और आपको धर्म करना चाहिए बिना फल की चिंता करे हुए अपना कर्म, और धर्म एंड वार इसमें टोटली फोकस्ड है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से मेंशन कर देनी है। फिर हमें करना है, तो इन शॉर्ट अगर बताएं तो रामायण में जो है वो धर्म आइडियल ड्यूटीज एंड सोशल ऑर्डर है, और धर्म महाभारत में सोशल सिचुएशनल विजडम, मतलब किस सिचुएशन में करा जाता है, मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज़ सही है तो वो हर सिचुएशन में सही रहेगी, उस टाइप से। फिर है आपका क्रिटिकली एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन, तो फिलोसफी का क्या रोल था एजुकेशन में। तो देखो फिलोसफी बताता है कि एजुकेशन का मेन गोल क्या है, तो मॉरल ग्रोथ, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है इसका पहला मेन गोल तो, ठीक है। इसमें थोड़े वर्ड्स ऐसे हैं तो कि बार बार दिक्कत होती है भूलने में, तो थोड़ा इग्नोर करना, बाकी करते तो नहीं हो तुम इग्नोर, कोई नहीं। अब फिर है आपका लाइक प्रैक्टिकल स्किल्स है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे फोकस है इसका, ठीक है। आइडियलिज्म मोरल फोकस देता है, प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर जोर देता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म क्या है आपका, स्ट्रेसेस ऑन मतलब एक्सपीरियंस से लर्न करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग से लर्न करना। फिर है आपका लाइक क्रिटिकल व्यू से देखें तो कभी कभी ये एम ज़्यादा थियोरेटिकल होते हैं, रियल लाइफ में लोगों का करना मुश्किल हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका इम्पोर्टेंस है फिलोसफी की इन एजुकेशन में, उस चीज़ को ये थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं और कभी कभी लाइफ में इनको अपनी तरफ लाना थोड़ा मुश्किल है। तो फिलोसफी ये बताता है कि मेन गोल क्या है, लाइक इसका समझते हैं आगे, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, वो ये थोड़ा अजीब सा टॉपिक है। तो देखो हर फिलोसफी अलग तरीके की पढ़ाई को सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सिस्टम ही अलग है, देखो हर फिलोसफी हर तरह अलग तरह की पढ़ाई को फोकस कर रही है। नेचुरलिज्म क्या है, नेचर और ऑब्जर्वेशन को सीखना। रियलिज्म क्या है, फैक्ट्स और स्ट्रक्चर को सीखना। एक्सिस्टेंशियलिज्म क्या है, पर्सनल चॉइस और सेल्फ डिक्शनरी को सीखना। तो ये मतलब अगर ये वाला पार्ट आता है ना तो आपको ये चीज़ें लिखनी है जो मेन ही है, लाइक कि पहली चीज़ क्या बताई मैंने कि हर एजुकेशन का मेन गोल क्या है, और इसमें 3 टाइप की एजुकेशन है, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, एक्सिस्टेंशलिज्म। अब इसके क्रिटिकल व्यू क्या है कि सिर्फ एक अप्रोच फॉलो करना है, लर्नर्स की डाइवर्सिटी इग्नोर कर सकता है, ठीक है। फिर आपका क्रिटिकल थिंकिंग आता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, लाइक स्टूडेंट्स और टीचर दोनों सोचने, रीजन करने और क्वेश्चन करने की हैबिट डेवलप होती है। एथिकल इशू और लाइफ की पर्पस पर रिफ्लेक्शन होती है, लाइक क्रिटिकल व्यू देखो तो ज़्यादा थ्योरी पर फोकस है, प्रैक्टिकल स्किल का लॉस हो सकता है। फिर प्रोवाइड्स अ वैल्यू फ्रेमवर्क, तो एजुकेशन में वैल्यू लाइक होनेस्टी, जस्टिस, एम्पैथी डेवलप करता है, और हर सोसाइटी की वैल्यूज़ अलग होती हैं, एक फिक्स सेट इम्पोज करना कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है, मतलब कि हर सोसाइटी की वैल्यू अलग होंगी इसमें। फिर एनहेंस द रोल ऑफ टीचर, इसमें टीचर का रोल एनहेंस किया गया है। टीचर सिर्फ नॉलेज देने वाला नहीं बल्कि मेंटर और गाइड बनता है, ठीक है। हर सिस्टम टीचर को इतना फ्रीडम नहीं देता कि वो फिलोसफी बेस्ड टीचिंग यूज़ करे, ठीक है। तो इसमें क्या है, टीचर का रोल एनहेंस किया गया है, और मतलब कि इन समरी अगर समझो तो फिलोसफी गिव्स एजुकेशन अ डीप पर्पस एंड डायरेक्शन बट विदाउट बैलेंस, इट कैन बी टू आइडियलिस्टिक और रिजिड, मतलब कि वो एक डीप पर्पस देता है लेकिन कोई बैलेंस नहीं है। तो देखो समझने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है इस चीज़ को। एक बार और देख लेते हैं,
देखो फिलोसफी बताता है कि एजुकेशन का मेन गोल क्या है। तो मेन गोल क्या है? मोरल ग्रोथ, प्रैक्टिकल स्किल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर आपको ये 3 चीज़ लिखनी है, ठीक है। फिर है आपका थर्ड है आपका कि स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को सोचने और रीज़न की मतलब डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब याद हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि वैल्यू, होनेस्टी, जस्टिस, इन सबको। हाँ, तो अब तो ईजी है ना कि पहली चीज़ तो आपको वो बतानी है कि उसका पूरा फोकस क्या है, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। और फिर दूसरा है कि आपको ये 3 मेथड्स लिखने हैं। फिर थर्ड है कि थिंकिंग डेवलप करता है। फिर फोर्थ है आपका कि वैल्यू फ्रेमवर्क है। और वैल्यू फ्रेमवर्क में आपकी चीज़ आ जाएंगी लाइक टॉलरेंस, जस्टिस, एम्पैथी, होनेस्टी। और लास्ट वाले में आपको टीचर को रोल को एम्फेसिस करना है, ठीक है। फिर आते हैं आपका हाउ डिड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट प्रोवाइड अ स्पिरिचुअल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल रिलीजन इन मेडिवल इंडिया। अच्छा जी, तो इसको समझ लेते हैं कि भक्ति और सूफी मूवमेंट ने मेडिवल इंडिया में फॉर्मल रिलीजन का क्या स्पिरिचुअल अल्टरनेटिव दिया। तो देखो, पहली चीज़ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, ठीक है। भक्ति सेंट्स कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और सेंट्स ख्वाजा, ओके, तो इन सब ने कहा कि गॉड से मिलने के लिए प्रीस्ट या रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सब ने ये कहा। वाइल सूफी सिर्फ मतलब उन्होंने बोला कि सिर्फ सच्चे प्रेम और भक्ति की चाहिए। और सूफी सेंट्स लाइक इन सब ने भी इसी पे फोकस किया, ओके। फिर आपका आता है अगला, रिजेक्शन ऑफ केस्ट एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो भक्ति मूवमेंट ने केस्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल सुपेरिटी को रिजेक्ट किया, लाइक जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं उस सब कुछ ने पूरा रिजेक्ट कर दिया। और सूफीज़ ने इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को खिलाफ पर्सनल एक्सपीरियंस का और जिक्र पर फोकस किया। लाइक देखो, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने बोला कि गॉड को तुम सिंसियर डिवोशन से ले सकते हो, मतलब वो कर सकते हो, लाइक खुश कर सकते हो। उसके लिए प्रीस्ट, इंटरमीडिएटरीज की ज़रूरत नहीं है ना। और सूफी साइंस ने बोला कि लव फॉर गॉड एंड स्पिरिचुअल क्लोजनेस रेथर देन फॉर्मल ऑब्लिगेंस फॉर रिलीजन। मतलब इनका मेन फोकस यही है कि पूजा पाठ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे काम करते हो और डिवोशन है आपका, तो आप उनको गॉड को की प्राप्ति कर सकते हो। फिर है आपका रिजेक्शन ऑफ केस्ट एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो इसमें है कि आपको इसने इक्वलिटी के सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और इक्वलिटी प्रमोट की, लाइक भगवान जी के लिए तो सब सेम है ना, तो उस टाइप से। तो ये ठीक है, तो मेन इसमें पर्सनल रिलेशनशिप गॉड का आ गया। और फिर रिजेक्शन ऑफ केस्ट सिस्टम आ गया। फिर है आपका यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो देसी लैंग्वेजेस का यूज़ करने लगा दोनों मूवमेंट ने। लोकल लैंग्वेजेस में अपनी बात कही, इससे आम लोग भी समझने लग गए, है ना। तो दोनों लाइक सॉन्ग्स, प्रेम, पोएम्स, कहानियाँ के लिए की जरिए स्पिरिचुअल टीचिंग्स दिए गए। फिर फोकस ऑन लव, कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी। इनका मैसेज सबसे प्यार करो, दया करो, इंसानियत करो, इस पे ज़्यादा वेस्ट था। और फिफ्थ है आपका मिस्टिकल एंड इमोशनल अप्रोच। तो मतलब कि पोइट्री, म्यूजिक और डांस के जरिए गॉड से कनेक्शन बनाए रखना। फॉर्मल रिलीजन्स के रिचुअल्स और रूल्स से अलग ही अंदर भक्ति का रास्ता था। तो इसका इनका मेन फोकस वही था कि आपको पूजा पाठ वगैरह करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने केस सिस्टम को भी हटा दिया और लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करने लगे। और प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, इन सब पे इनका फोकस था। और लास्ट में क्या है कि मतलब पोइट्री, डांस से गॉड से कनेक्शन बनाना। तो काफ़ी सही था ये, है ना, कि हाउ डिड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ने मेडिवल इंडिया फॉर्मल में रिलीजन को कैसे स्पिरिचुअल अल्टरनेटिव दिया। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट ने रिजिड रिलीजन सिस्टम को चैलेंज करके स्पिरिचुअल इक्वलिटी और पर्सनल डिवोशन को सिंपल और हार्ट फेल्ट अल्टरनेटिव दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से लिख देने हैं। ऐसा कुछ खास थोड़ी है, सिंपल से पॉइंट्स तो हैं। तो कि पहले कि पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, फिर लव कंपैशन पे ध्यान दिया, लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया, और इमोशनल मतलब डांस वगैरह से भगवान जी को थोड़ा इंटरकनेक्ट किया। फिर है कि इन व्हाट वे डिड आदि शंकराचार्य फिलोसफी इन्फ्लुएंस इंडियन रिलीजन थॉट। तो आदि शंकराचार्य के फिलोसफी ने इंडियन रिलीजन थॉट को कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो देखो, हिंदुइज्म का रिवाइवल। तो क्या हुआ इसमें, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म स्ट्रॉन्ग थे तो शंकराचार्य ने हिंदुइज्म को रिवाइव किया यूजिंग ये कहाँ गया, अद्वैता वेदांता, ठीक है। तो ये नाम आप देख सकते हो, थोड़ा याद रख सकते हो अगर आप याद रख पाओ तो। बाकी तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी तो फिर थ्योरी लिख देना, नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, पास होना है बस, ठीक है। और पास होने लायक तो ये PDF काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, सही में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स हैं इसमें, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे से नोट्स लिखे गए हैं। फिर है आपका मतलब जब बुद्धिज्म और जैनिज्म स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, शंकराचार्य ने हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए अद्वैता वेदांता फिलोसफी का इस्तेमाल किया, ठीक है। उन्होंने उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र को एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड हिंदू थॉट के फॉर्म में प्रेजेंट किया, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी ने इन सबको एक मतलब उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र को एक स्ट्रॉन्ग
फॉर्म के में प्रेजेंट किया। फिर है आपका अद्वैता वेदांता जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, जिससे कि यूज़ करिए उन्होंने हमारा हिंदुइज्म को रिवाइव किया। तो उसका क्या उनका मैसेज है, आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मन, ब्रह्मा मतलब जो रियल मैसेज है ना, आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मा मतलब सोल और गॉड अलग नहीं है ना, सोल और गॉड अलग नहीं है। जो डिफरेंस दिखाई देता है वो सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से है, ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है इसलिए हमको वो डिफरेंट दिखते हैं ना, बल्कि नहीं तो हम गॉड और सोल एक ही है। इनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। फिर आपका एम्फेसिस ऑन नॉलेज एंड ओवर रिचुअल्स, तो उन्होंने नॉलेज को ज़्यादा महत्व दिया रिचुअल से। तो उन्होंने कहा मोक्षा सिर्फ जानना से मिलता है ना, मतलब अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इससे स्पिरिचुअल और वेदांतिक थिंकिंग को लॉजिकल और डीप बेस मिला, है ना। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनेस्टिक ऑर्डर एंड माथास। तो माथास की स्थापना मतलब उन्होंने 4 माथास मोनेस्टिक सेंटर, माथास मतलब मोनेस्टिक सेंटर इंडिया के अलग अलग रीजन में बनाए। ये स्पिरिचुअल लर्निंग के सेंटर्स बन गए और वेदांता को अलाइव रखा। फिर है बिलीफ का इंटीग्रेशन, है ना, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डाइवर्स बिलीफ्स। तो उनका फोकस अद्वैता पर था। उन्होंने भक्ति को भी एक्सेप्ट किया, है ना। उन्होंने शिव विष्णु देवी के भजन लिखे, सबको एक स्पिरिचुअल यूनिटी में जोड़ा। तो इनका क्या था, इन शॉर्ट समझे तो आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू फिलोसफी को एक लॉजिकल यूनिफाइड डीप स्पिरिचुअल बेस दिया, जिसका इम्पैक्ट आज तक इंडियन रिलीजियस थॉट पर दिखता है। तो इनका एक बार और समझ लेते हैं, लाइक कि उन्होंने उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म शास्त्रा के थ्रू, अद्वैता के थ्रू हिंदुइज्म को बढ़ाया। और उन्होंने बताया कि आत्मा और ब्रह्मा सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, और मोनेस्टिक चर्च वगैरह बनाया आदि शंकराचार्य जी ने। और डेवर्स बिलीफ्स को मतलब कि उन्होंने इनको मतलब उनको और गॉड्स को भी और भक्ति को भी पूरा एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दिया कि सिर्फ ब्रह्मा और सोल पे फोकस किया, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। अब है कि हाउ डिड एंशियंट इंडियन मेटलर्जी डेमोस्ट्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़। तो मतलब एंशियंट इंडियन मेटलर्जी ने कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाया। तो देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना है, लाइक आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। तो आयरन पिलर जिस इसमें हमें बताना है ना कि कैसे उसने वो एडवांस किया, तो आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जो सबूत देने पड़ेंगे। तो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली जो 4th सेंचुरी CE में बना गया था, 7 मीटर बड़ा था, 6 टन का पिलर, 1600 साल से रस्ट फ्री है, मतलब कि अभी तक ये रस्ट नहीं हुआ है, 1600 ईयर्स हो चुकी हैं। इसमें हाई पोस्पोरस और प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रूफ ऑफ एंटी कोरोजन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उस टाइम का ये प्रूफ देता है। फिर है तुम्हारा दूसरा है वुड्स स्टील, ठीक है, ये साउथ इंडिया में। तो ये हाई क्वालिटी स्टील है जो स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और शार्प होती थी, ठीक है। इसमें दमकस स्पोर्ट्स बनते थे। यूरोप और मिडिल ईस्ट इंडिया में पॉपुलर है ये, लाइक ये लिख रहा है इधर। और किले क्रूसिबल से परफेक्ट टेम्परेचर कंट्रोल दिखाता है। तो पहली चीज़ तो आपको आयरन पिलर लिखना है, जो आपका 7 मीटर लंबा है, 6 टन का पिलर है, 16 साल से रस्ट नहीं हुआ है। फिर आपको वुड स्टील आता है, जो आपका हाई क्वालिटी स्टील है, जो स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है और शार्प होती है, और क्ले क्रूसिबल से परफेक्ट टेम्परेचर को दिखाती है। फिर है आपका अलॉयज़। तो उस टाइम के अलॉयज़ लाइक ब्रोंज, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, और ब्रास क्या होता है आपका कॉपर एंड जिंक। तो ब्रोंज, कॉपर एंड टिन और ब्रास आपका कॉपर एंड जिंक से बनते हैं। इनका यूज टूल्स, आइडल, कॉन्स और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाने में होता था। जिंक एक्सट्रैक्शन 12th सेंचुरी राजस्थान में स्टार्ट हो चुका था, बाकी दुनिया से पहले। सबसे पहले जिंक एक्सट्रैक्शन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, राजस्थान में, 12th सेंचुरी में। तो इसमें आपको ये भी देखना है। और फिर आपका इसमें है माइनिंग एंड स्मेल्टिंग सिस्टम। तो माइनिंग एंड स्मेल्टिंग सिस्टम में क्या है आपका, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि मेटल्स और माइनिंग मेथड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। हड़प्पन टूल्स शो करते हैं उनकी क्राफ्ट्समैनशिप और प्रेसिशन, ठीक है। और वर्ल्ड डिमांड क्या है, इंडिया मेटल्स प्रोडक्ट की फॉरेन डिमांड हाई थी। अरब, पर्सिया और यूरोप के ट्रेडर्स आते थे। तो हमें ऐसे सबूत मिले कि हमारे कैसे ये ट्रेड होता था। तो उससे पता लगता है कि अरब, पर्सिया, यूरोप के ट्रेडर्स आते थे, तो मतलब मेटल्स की डिमांड ज़्यादा थी। इंडिया एक ग्लोबल लीडर था मेटलर्जी में। तो इसमें आपको 3 चीज़ें लिख देनी है, आयरन पिलर, वुड्स स्टील और माइनिंग के बारे में लिख देना है, ब्रास और कॉपर के बारे में लिख देना है, और डिमांड के बारे में लिख देना है। तो अगर पूछता है कि इंडियन मेटलर्जी कैसे एडवांस हुआ, तो आपको ये सब अच्छे से लिख देना है, ठीक है। फिर आपका अगला आता है कि एवेल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया विद सूटेबल एग्जांपल, मतलब कैसे एंशिएंट इंडिया में वाटर मैनेजमेंट होता था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। लाइक देखो, वाटर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी था, पहली बात तो क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी था, फार्मिंग के लिए भी, ड्रिंकिंग के लिए भी, स्पेशली रिलीजियस के लिए भी, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो मोहनजोदारो और हड़प्पन सिटीज़ में एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम थे,
मोहनजोदारो हड़प्पन सिटीज़ में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम थे, लाइक वेल्स, है ना, कुआ, रिजर्वेयर्स, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। अगर ये आता है तो ये मेंशन कर देना, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ दिखाता है कि उनकी क्लीन वाटर और सैनिटेशन की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था वो ग्रेट बाथ ऑफ इंडिया। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा सा लगेगा। तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट मेंशन कर देना है। फिर आपका स्टेप वेल्स थे। स्टेप वेल्स मतलब डीप वेल्स विद स्टेप्स, लोग पानी इजीली ले सकते थे जब वाटर लेवल कम होता था। मतलब लाइक ये हमारे तरह जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, तो अगर वाटर लेवल कम है तो आप उतर के पानी ले सकते हो। स्टोरेज और कूलिंग रेस्टिंग प्लेस यूजफुल इन हॉट, मतलब ये स्टोरेज के काम भी आती है। मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप जैसे गर्मी है तो उधर जाके बैठ सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग मार्बल्स भी होते थे उसके अंदर, ठीक है। तो स्टेप बेल्स लिखोगे आप, और आप लिखोगे ये ग्रेट बाथ वाला पार्ट। और फिर है आपका एक और चोलाज एंड विजयनगरा एम्पायर्स साउथ इंडिया में। वहाँ पे क्या था, टैंक्स थे, टैंक्स और रिजर्वेयर्स बनाए गए थे फॉर रेन वाटर स्टोरेज, ठीक है। लाइक कलानाई डैम और ऑन द रिवर कावेरी, ठीक है। तो इसको भी मेंशन कर देना अगर आपको याद रहता है तो। आज भी उससे मतलब कलानाई डैम को आज भी यूज़ होता है इरीगेशन के लिए, ठीक है। इससे इरीगेशन बूस्ट मिला। फिर टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब करते हैं कि रूल्स फॉर वेल्स, कैनल्स, टैंक्स का मेंटेनेंस करने का। तो रूलर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग वाटर सप्लाई फॉर पब्लिक एंड फार्मर। तो जो रूलर होते थे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पानी कैसे सप्लाई करना है लोकल पीपल को और फार्मिंग के लिए। तो अगर इसमें आता है वाटर मैनेजमेंट में, तो आपको क्या क्या लिखना है, आपको मोहनजोदारो ग्रेट बाथ लिखना है आपको, और कल्लाई डैम के बारे में लिखना है, और आपको स्टेप बेल्स के बारे में लिखना है। और आपको ये भी बता देना है अर्थशास्त्र में मेंशन है कि कैसे कैसे आपको इन सबको मैनेज करना है। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ने फार्मिंग और प्रोडक्शन को सपोर्ट किया, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया, सिटी और सिविलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया, और बताया कि एंशिएंट इंडियंस इंजीनियरिंग और प्लानिंग में कितने एडवांस थे, ठीक है। अब समझते हैं कि डिस्कस द कॉलोनियल रूल इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि मतलब कॉलोनियल रूल को इंडियन नज़रिए से कैसे देखा गया है। देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पहली चीज़, तो आर्थिक शोषण, लाइक ब्रिटिश ने इंडिया की वेल्थ को लूट कर ब्रिटेन भेजा, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ करी, जमींदारी सिस्टम और हैवी टैक्सेस ने किसानों की बेरोजगारी और गरीब बनाया। पहली चीज़ है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, देख रहे हैं ना। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि ब्रिटिश मशीन मेड कपड़ा आए। फिर इंडियन ब्रिटिश गुड्स पर डिपेंडेंट हो गया, प्रॉपर्टी और फैमिन्स बढ़ने लगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने मतलब पूरा लूट ही लिया एक तरीके से, ठीक है। फिर इकोनॉमिक में तो पूरा डिक्लाइन हो गया। फिर आता है पॉलिटिकल डोमिनेशन और लॉस ऑफ सर्विजिनिटी, मतलब राजनैतिक गुलामी। ब्रिटिश ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और लॉ सिस्टम कंट्रोल किया। इंडियन रूलर्स ये तो हटा ही दिए गए या पपेट बना दिए गए थे उस टाइम पे। जो रूलर्स, जो मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं सब तंगा, ये सब खत्म हो चुका था, ब्रिटिश का रूल आ चुका था। कॉलोनियल इंडिया का टाइम का बात कर रहे हैं ना हम, तो वो सब हो गया था। इंडियन का गवर्नमेंट्स में रोल ही नहीं था, जो ब्रिटिश कर रहे हैं वही चीज़ है। तो इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया, पॉलिटिकल डिक्लाइन हो गया, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट देखें तो ब्रिटिश ने कई ट्रेडिशन प्रैक्टिस डिस्टर्ब कर दिए। इंग्लिश एजुकेशन से नया एजुकेशन क्लास बना दिया जो फ्रीडम और राइट्स के लिए अवेयर हुआ, ठीक है। वेस्टर्न आइडिया जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस इंडियन सोसाइटी में आए, पर कुछ इंडियन कस्टम्स को इंसल्ट किया गया, है ना। तो उन्होंने अपनी चीज़ें बढ़ा के हमारी चीज़ों को एक तरीके से डिमोलिश करा, गायब कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन पर देखें तो ब्रिटिश ने रेलवेज, टेलीग्राफ्स, मॉडर्न एजुकेशन लाया, मेनली फॉर अपने फ़ायदे के लिए। मतलब ये नहीं है वो हमारे फ़ायदे के लिए कि ये अच्छा काम किया है, वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, लेकिन इनका बेनिफिट इंडिया को मिला लेटर, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था। तो कुछ सिटीज़ में हेल्थ सैनिटाइजेशन भी इम्प्रूव हुई। तो ये छोटी सी अच्छी सी चीज़ देख लेते हैं ना, लेकिन उसके बदले हम इतना सब नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब फिर है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो कॉलोनियल रूल ने पॉलिटिकल अवेकनिंग क्रिएट की, ठीक है। लीडर जैसे गांधी जी, तिलक, नेहरू फ्रीडम मूवमेंट में आए और स्वराज, सेल्फ रूल की डिमांड होने लगी। तो मतलब फिर अगर जब ये सब होने लगा तो फिर ये गांधी जी, तिलक, ये नेहरू, ये सब आए और फिर एक डिमांड करने लगे। तो राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी हुआ। फिर है रेजिस्टेंस एंड सफरिंग। तो इंडिया ने 1857 में फिर रिवोल्ट किया, प्रोटेस्ट किया, नॉन कोऑपरेशन ऑपरेशन किया, और ब्रिटिश ने हार्श रिप्रेशन किया, वायलेंस और सफरिंग हुई। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट थे। तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत नुकसान दिया, लेकिन इसी ऑपरेशन से नेशनलिज्म ग्रो हुआ। तो अगर आपका इसमें आता है तो आपको इकोनॉमिक में लिख देना है सारी चीज़ें, ठीक है। पॉलिटिकल चीज़ें आपको लिख देनी है, पॉलिटिकल में उन्हें मतलब पावर्स रही नहीं। सोशल एंड कल्चर लिख देनी है कि उन्होंने अपना चलाया, अपने जो चीज़ें थी वो पढ़ानी चालू कर दी।
इंग्लिश वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिख देना है थोड़ा सा अच्छा सा, बस इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। फिर नेशनलिज्म के बारे में और फिर सफरिंग्स वगैरह के बारे में। फिर है आपका लास्ट तो नहीं है और भी अभी थोड़ा सा और है बस। डिफाइन अ मोरल पेंटिंग, ठीक है। मोरल पेंटिंग्स क्या है, उनके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो देखो, मोरल पेंटिंग का मतलब है डायरेक्टली वॉल्स, सीलिंग्स या बड़े सरफेस पर पेंटिंग जो की जाती हैं, ठीक है। ये पेंटिंग्स बिल्डिंग्स का परमानेंट पार्ट बन जाती हैं। इनका यूज़ मेनली टेम्पल्स, केव्स, प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस को डेकोरेट करने के लिए होता है। देखिए एग्जांपल है इनका अजंता केव्स, बुद्धिस्ट थीम्स जैसे बुद्धा की लाइफ और जतका टेल्स दिखाई गई हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। और एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, ये बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म की थीम्स का मूरल है। फिर है आपका मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार में आपका ये वॉल्स फॉर फेस्टिवल्स के टाइम बनाई जाती हैं। और फिर आपका वर्ली पेंटिंग, ये महाराष्ट्र में है, ये आपको ट्रिबल आर्ट्स दिखाती है। और कंगरा पेंटिंग जो आपको हिमाचल प्रदेश में है, जो टेम्पल्स और प्लेसेस में मिलती है। रोमांटिक और रिलीजियस थीम, सॉफ्ट कलर्स और फाइन लाइंस इनकी पहचान है, ठीक है। की फीचर्स क्या है इनके, कि ये लार्ज स्केल हैं, पूरी वॉल्स कवर कर लेती हैं, नेचुरल कलर्स यूज़ करती हैं, रिलीजियस और कल्चरल थीम्स को दिखाती हैं, ठीक है। और डिटेल और एक्सप्रेसिव फिगर्स हैं, ये ह्यूमन और एनिमल फिगर्स इमोशंस के साथ दिखाए जाते हैं। आर्किटेक्चरल इंटीग्रेशन है इसमें, कि मतलब कि मोरल बिल्डिंग्स का हिस्सा बन जाते हैं, स्पिरिचुअल लुक देते हैं। पेंटिंग टेक्निक्स इसमें मतलब आर्टिस्ट ब्रश फिंगर्स का यूज़ करते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, रिलीजियस स्टोरीज एंड कल्चरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया है, टेम्पल्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग की ब्यूटी बढ़ाई है, और हमें एंशिएंट इंडिया की लाइफ और बिलीव्स और आर्ट स्किल का पता लगता है। तो मतलब टेम्पल की ब्यूटी बढ़ाई है, ठीक है, और जो उनका रिलीजियस स्टोरीज़ वगैरह थी उनको प्रिजर्व किया, और एंशिएंट इंडिया के बारे में हमें इन सब चीज़ों से पता लगता है। तो आप इनमें 2-3 एग्जाम्पल देख सकते हो और लिख सकते हो। फिर है आपका कि विच फिफ्थ वेदा रिप्रेजेंट एसेंस ऑफ ऑल वेदास, तो ऐसा कौन सा फिफ्थ वेदा है जो 4 वेदा बताता है। 4 वेद पहले आपके होते क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये भी याद कर लेना। तो इनमें हिम्स, रिचुअल्स, चैंट्स और प्रेयर्स होते हैं, ठीक है। हर वेदा का फोकस होता है, लाइक ऋग्वेद का फोकस क्या है, हिम्स है उसमें, यजुर्वेदा में क्या है, रिचुअल्स हैं, सामवेद में मेलोडीज़ हैं, अर्थ में हीलिंग है, ठीक है। ये लिख रहा है अज्योर फोकस ऑन रिचुअल, सामवेद, मेलोडीज, ये सब। तो हमें फिफ्थ वेदा की क्या ज़रूरत पड़ी है, देखो लोगों ने सिर्फ रिचुअल्स नहीं स्पिरिचुअल नॉलेज भी चाहिए थी, ठीक है। सिर्फ रिचुअल्स नहीं स्पिरिचुअल नॉलेज भी चाहिए थी, क्योंकि इसमें सारी रिचुअल्स हैं, ऋग्वेद हमारा हिम्स है, यजुर रिचुअल्स हैं, मेलोडीज़ है, अर्थ हमारा हीलिंग वगैरह का है। तो क्या हुआ, सेजिस ने आत्मा, ब्रह्मा और मोक्षा जैसे टॉपिक्स को समझने के लिए डीपर टेक्स्ट लिखे, ठीक है। तो फिर फिफ्थ हमारा आया उपनिषद आया, ठीक है। तो उपनिषद फिफ्थ बोला जाता है, इसमें 4 वेदों को स्पिरिचुअल फिजियोलॉजिकल सार है, ठीक है। इनर मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल एंड एसेंस ऑफ 4 वेदा, फोकस होता है मेडिटेशन, नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन पे। तो इसका सारा उपनिषद में हमारा सारे वेदों का ज्ञान है और हमारी नॉलेज भी है। तो एसेंस ऑफ उपनिषद क्या है हमारा, ब्रह्मन और आत्मा, मतलब ब्रह्मा सुप्रीम रियलिटी और आत्मा इंडिविजुअल सोल्स की यूनिटी बनाई गई है इसमें। कंसेप्ट्स लाइक कर्मा, ठीक है, मोक्षा, इनर ट्रुथ समझाए गए हैं इसके अंदर, लाइक इसमें वही चीज़ समझाई गई है, ब्रह्मा और सोल एक ही हैं, ये सब, ठीक है। फिलोसफिकल इम्पैक्ट क्या है इसमें, वेदांता फिलोसफी का बेस बनाइए, ठीक है। और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म में इन्फ्लुएंस हुआ इसका, और आज भी स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए इंस्पायरिंग है, ठीक है। तो उपनिषद हमारा फिफ्थ वेदा है। फिफ्थ वेदा की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये राइम्स वगैरह इन सब के अलावा भी एक नॉलेज का वेल डॉक्यूमेंट चाहिए था, जो लोगों को और अच्छे से चीज़ें दिखाए, डीपर नॉलेज दे, ठीक है। फिर है आपका हाउ डिड क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स ब्लेंड नैरेटिव एंड इमोशन डिवोशन, मतलब कि इंडियन क्लासिकल डांस ने कैसे नैरेटिव, इमोशन, डिवोशन को ब्लेंड किया, है ना। तो क्लासिकल डांस जैसे भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम पुराने और ट्रेडिशनल आर्ट्स फॉर्म है ये सारे, ठीक है। ये नाम याद कर लेना 2-3 इसमें। ये सिर्फ डांस नहीं बल्कि कहानी बताते हैं, इमोशंस दिखाते हैं और भक्ति का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये जो डांस है ना, मतलब आप डांस से ही उनकी चीज़ें देख सकते हो। तो इसमें कुछ स्टाइल है लाइक नैरेटिव, तो ये डांसेस लाइक रामायण महाभारत, है ना, रामायण महाभारत पुराणास की कहानियाँ दिखाते हैं। मुद्रास, हाथ के जेस्टर, है ना, मुद्रास। अभिनय, फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट से कहानी को बिना बोले समझा देते हैं। आप कभी देखोगे ना, आपने देखे भी होंगे। तो जैसे भरतनाट्यम में शिव और पार्वती की कहानी, कथक में कृष्णा जी की किस्से दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो भरतनाट्यम में ये मतलब बिना बोले ही आपके अपने हाथों के और फेशियल एक्सप्रेशन से चीज़ें दिखा सकते हो। लाइक भरतनाट्यम में आप शिव जी जो पार्वती जी, और कथक से आप कृष्ण जी, ठीक है। फिर है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, तो रसायन भावा, मतलब नृत्य शास्त्र के हिसाब से 9 इमोशंस होते हैं, 9 इमोशंस होते हैं, लाइक लव, एंगर, कंपैशन, फियर, वंडर,
तो ये सब आपके दिखाए जाते हैं इमोशन से, हमारे मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन से आप ये सब दिखा सकते हो, लव, एंगर, कंपेशन। तो जब नृत्य होता है ना, मतलब डांस होता है, इसमें ये सब सिखाया जाता है। अगर आप भरतनाट्यम वगैरह डांस अगर किसी ने सीखा हो तो उसमें आपको पता लगेगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से डांस ऑडियंस से इमोशनली कनेक्शन बनाता है। ठीक है, फिर आपका डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी मतलब भक्ति। तो क्लासिकल डांस मंदिरों में भगवान के लिए परफॉर्म किया गया जाता है, एक वर्शिप का फॉर्म है। डांस डिवाइन और ऑडियंस के बीच में का मीडियम है। स्टोरीज और मूवमेंट भगवान के गुण और मॉरल वैल्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो ये नैरेटिव हो गया, आपका एक्सप्रेशन हो गया। फिर डिवोशन स्पिरिचुअलिटी मतलब जो मंदिरों में आपका डांस होता है भगवान जी को खुश करने के लिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ म्यूजिक्स एंड रिदम, तो डांस क्लासिकल म्यूजिक और तला के साथ सिंक्रोनाइज होता है, मतलब लाइक जो आप डांस कर रहे हो वो जो म्यूजिक बज रहा है उसके साथ सिंक्रोनाइज होता है। फिर कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, तो ये डांस रिलीजियस स्टोरीज और कल्चरल हेरिटेज को जनरेशन तक बचा कर रखते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं जो कहानियों में होते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना था कि मतलब कि आपका नैरेटिव स्टाइल बताता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन वगैरह, डिवोशन स्पिरिचुअलिटी और म्यूजिक के साथ इंटीग्रेशन और कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, मतलब कि ये आपका प्रिजर्व करके रखता है चीज़ों को। लाइक अभी के जो डांस है, हिप हॉप डांस, ये सब नहीं करते, मतलब प्रिजर्व नहीं करते, उसमें आपको क्या पता लगता है लाइक। लेकिन ये भरतनाट्यम, कथक वगैरह आप देखोगे तो उससे आपको चीज़ें पता लगेंगी, स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ें। ठीक है, अब आपको देखना है कि कैसे इंडियन सिनेमा इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो इंडियन सिनेमा इंक्लूडिंग बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा है ना, तो इस दुनिया का सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। ये 20वीं सेंचुरी के अर्ली पीरियड से शुरू हुआ और स्टेज से गुजरा है ना, और जो सोशल, कल्चर और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दिखाते हैं, मतलब कि 20वीं सेंचुरी के अर्ली पीरियड से शुरू हुआ और कई स्टेजेस से गुजरते गुजरते अब हमारा जो मॉडर्न चल रहा है वो हुआ। अब कौन कौन से स्टेजेस थे वो समझ लेते हैं। लाइक पहले था आपका साइलेंट एरा, ठीक है, ईरा, तो मतलब जो 1913 से 1930 तक चला। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, आपका शुरुआत हुई दादा साहेब पहलके की फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन 1913। तो ये आप याद कर सकते हो अगर आपको याद रहे, दादा साहेब पहलके राजा हरिश्चंद्र इन 1913। तो ये इंडिया की पहली साइलेंट फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, बिना साउंड की, सिर्फ विजुअल स्टोरी होती थी। ठीक है, मेनली मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्टोरीज। ये एरा इंडियन सिनेमा की बुनियाद बना, मतलब मेन चीज़ बना जहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो आपके साइलेंट एरा में बिना शब्द के बोले वाली फिल्म दादा साहेब पहलके राजा हरिश्चंद्र ने जो लिखी थी। फिर क्या हुआ आपका, आई टॉकीज एंड अर्ली साउंड एरा। तो इसमें क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं हम जो मतलब इसमें जो सबसे पहली थी टॉकी वो थी अलम एरा 1931 में। तो उसने क्या करा, वो उसने इंडियन सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने साउंड इंट्रोड्यूस कर दिया। सॉन्ग्स और म्यूजिक इंडियन फिल्म्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। सोशल इशू, रोमांस, मिथोलॉजिकल थीम्स पॉपुलर हो गई इसमें। ठीक है, रिलीजियल सिनेमा बन गए, लाइक बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी भी ग्रो करने लगे, मतलब लाइक इसमें टॉकीज का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, वॉइस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो म्यूजिक, सॉन्ग्स इंटीग्रल पार्ट बन गए इस चीज़ के। फिर आपका आता है गोल्डन एज ऑफ सिनेमा, जो 1940s और 1960s तक था। तो उसमें क्या था आपका, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस और सोशल रेलिवेंट थीम्स का ज़माना लाइक। तो इसमें क्या था, डायरेक्टर जैसे सत्यजीत राय, गुरुदत्त, राज कपूर, महबूब खान, इन सब ने क्लासिक्स बनाए। फिल्म्स में सोशल रिफॉर्म, पॉवर्टी, नेशनलिज्म दिखाई गए, मतलब जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना वो चीज़ दिखाई गई। टेक्निकल क्वालिटी बढ़ गई, जैसे जैसे देखो एरा बढ़ता जा रहा है, साइंटिफिक चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो टेक्निकल क्वालिटी भी बढ़ गई। म्यूजिक कंपोजर्स फेमस हो गए, मूवीज़ नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बनने लगी गोल्डन एरा में। मतलब इसमें रियल लाइफ जो चीज़ें थी उसके ऊपर चीज़ें बनने लगी, और ये जो इंडियन सिनेमा था और ज़्यादा फेमस होने लगा, और चीज़ें मतलब क्वालिटी बढ़ने लग गई, फेमस होने लग गए। फिर आपका है कॉमर्शियल मसाला फिल्म्स। तो ये इंटरटेनमेंट फोकस्ड होती हैं, जिसमें एक्शंस, रोमांस, कॉमेडी सब मिक्स होते हैं। मसाला, जैसे नाम तो मसाला है ना, तो अमिताभ बच्चन की जैसे रोज द विद रोल्स एंग्री यंग मैन है ना, रोल्स के साथ फेमस हो गया। अमिताभ बच्चन का मतलब एंग्री यंग मैन के नाम से जाने लग गए उन्हें। तो बॉलीवुड एक मेजर कमर्शियल इंडस्ट्री बन गई, और रीजनल सिनेमा भी नए एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए, नई नई चीज़ें ट्राई करने लग गए कि किस टाइप की फिल्म्स लोगों को पसंद आ रही है, उसी टाइप की फिल्म्स बनाने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमर्शियल हो गया। फिर आपका आता है मॉडर्न एंड न्यू वेव सिनेमा। तो इसमें क्या आपका ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सिनेमा को फिर बदल दिया। ठीक है, मॉडर्न जो अब चल रहा है, प्रेजेंट सिनेमा जो चल रहा है, तो डाइवर्स थीम्स जैसे रोमांस, अर्बन लाइफ, डिस्पोरा स्टोरीज एक्सप्लोर होने लग गई। अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, फिल्म व्यूइंग स्टाइल चेंज हो गया है। ठीक है, डायरेक्टर जैसे मनी रत्नम,
मनी रत्नम, फराह अख्तर, जोया अख्तर क्रिएटेड, इन्होंने आर्ट और कॉमर्शियल मिक्स किया है। ठीक है, रीजनल फिल्म्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने लगी हैं, इंडियन सिनेमा दुनिया भर में पॉपुलर हो गया है। मतलब जो मॉडर्न चीज़ें हैं, मॉडर्न के बारे में जो अब चल रहा है वो सब आप इसमें मॉडर्न में लिख देना। और बाकी मसाला वाले में आपको अमिताभ बच्चन से याद रखना है, और गोल्डन एज में आपको उससे याद रखना है कि गोल्डन एज मतलब कि रियल लाइफ चीज़ों पे चीज़ें बनाई गई, फिल्में बनाई गई। और टॉकीज़ में सबसे पहली टॉकीज़ और साइलेंट। तो पहले क्या था, साइलेंट में आपको दादा साहेब फाल्के का नाम याद रखना है, फिर आपका आ जाएगा टोकी, अलम का याद रखना है आपको, फिर आपको गोल्डन एज में आपको याद रहेगा क्योंकि वो रियल लाइफ इश्यूज़ पे था। कॉमर्शियल में साला फिल्म से आपको अमिताभ बच्चन याद आ जाएगा, और प्रेजेंट वाला आप अभी के हिसाब से लिख दोगे जो जो अब चल रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। फिर है इवेल्यूट द कंटिन्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल आर्ट्स एंड ट्रेडिशन इन इंडिया। मतलब कि इंडिया की मटेरियल आर्ट की रिच हिस्ट्री है ये, है ना, कि जो एंशियंट टाइम से चली आ रही है। ये आर्ट्स वेरियर क्लास, क्षत्रिय टेम्पल और रॉयल कोर्ट से जुड़ी थी। फिजिकल फिटनेस, डिफेंस, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इनको देखते हैं। एंशियंट ट्रेडिशन एंड टेक्स्ट क्या थे। मटेरियल आर्ट्स का जिक्र महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, ठीक है, जैसे में भी मिलता है। लाइक फिर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व रेसलिंग, मल्ल युद्ध, है ना, स्पोर्ट्समैनशिप, आर्करी, स्टिक फाइटिंग जैसी प्रैक्टिसेस थी। फिर है कालारी पायातू, जो भी है। ठीक है, तो ये केरला से निकला है, और बजरा मुष्टि सबसे पुरानी सिस्टम है इसमें। फिर दीज सिस्टम इंक्लूड टेक्निक्स फॉर बॉडी मूवमेंट, वेपन्स यूज होते हैं, ब्रीथ कंट्रोल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब एंशियंट ट्रेंड इसमें, मतलब समझने की कोई बात नहीं है, याद करने की बात है कि ये सारी चीज़ें हैं आपके एंशियंट ट्रेडिशन टेक्स्ट में। और कंटिन्यूटी, फिर इनकी कंटिन्यूटी होती रही। लाइक कई ट्रेडिशनल मटेरियल आर्ट्स आज भी जनरेशन से चलते रह रहे हैं। लाइक कलापरियोत्यु और सिलम्भम तमिलनाडु का, गटका पंजाबी का, थग था मणिपुर का, आज भी चल रहे हैं। ठीक है, मटेरियल आर्ट्स रिलीजन, फेस्टिवल और रिचुअल्स के हिस्सा हैं। स्पिरिचुअल माइंड बॉडी बैलेंस पर फोकस रहते हैं। फिर कहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग मेडिवल एंड कॉलोनियल पीरियड। तो मुस्लिम रूलर्स के आने से नई टेक्निक्स और वेपन्स आए, इंडियन मटेरियल आर्ट्स पर अफेक्ट पड़ा। ब्रिटिश कॉलोनियल ने कई मार्शियल ट्रेडिशन को सरफेस कर दिया ताकि रेवेलियन ना हो। कुछ आर्ट्स अंडरग्राउंड चले गए या डांस स्पोर्ट्स में बदल गए, और गटका सिक्स आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस का सिंबल बना। मॉडर्न में क्या है आपका, मॉडर्न में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद मटेरियल आर्ट्स का कल्चर के रूप में रिवाइवल हुआ। ठीक है, दोबारा वो सारा रिवाइवल हो गया। गवर्नमेंट और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कॉम्पिटिशन्स के थ्रू प्रमोट करते रहे। मटेरियल आर्ट्स ने मॉडर्न स्पोर्ट्स और फिटनेस में भी प्लेस लिया। फिल्म्स और मीडिया ने इंडिया मटेरियल आर्ट्स को ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर किया, मतलब फिल्म से हेल्प हुआ इन सबको और पॉपुलर करने में। ठीक है, और करंट रोल क्या चल रहा है आज, मटेरियल आर्ट्स फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, कल्चर आइडेंटिटी बन गया है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी यूज़ होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस आर्ट्स का भी हिस्सा है, और योगा मेडिटेशन के साथ इंटीग्रेशन होता है। मतलब इस टाइम फिलहाल तो काफ़ी सही चल रहा है इसका, तो आपको ये इसका लिख देना है। लाइक पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, फिर एंशिएंट में क्या था होता था कि ये सब चल रहा था, फिर आपका कंटिन्यूटी होती गई इसकी, और फिर कॉलोनियल टाइम में ये सब थोड़ा वो कर दिया, और फिर जो मॉडर्न आया तो उसमें फिर से रिवाइवल हुआ इनका, और करंट में काफ़ी फिल्म वगैरह से ये एक्सप्लोर हो रहे हैं, मतलब कि लोग इनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है पूरा वन शॉट आपका इंडियन ट्रेडिशनल का, और काफ़ी अच्छे से पेपर दे के आना। आपका पहला पेपर है, और आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सिंपल ये लिंक पे या तो डिस्क्रिप्शन से जाके क्लिक कर दो, या गूगल में टाइप कर दो, आपका लैंडिंग पेज खोलेगा, वहाँ पे आपका नोट्स सेक्शन है। एक्सप्लोर नोट्स पे जाके आपको जो नोट्स चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो, या फिर ये देख लेना, वहाँ पे आपके नोट्स मिल जाएंगे, और वहाँ से आप उनको ले सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर पेपर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से पेपर देख के आना।